हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका टंटना संपूर्ण बैच में। जल्दी से अपनी हाजिरी लगा दो जय हिंद जय सी लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज होने वाला है नया चैप्टर स्टार्ट दोस्तों। जी हां, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। नया चैप्टर मजा आने वाला है इस नए चैप्टर को स्टार्ट करके। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। चैप्टर नंबर 2 आपका 10 नंबर का चैप्टर है, 10 मार्क्स का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 5 नंबर का चैप्टर था, ये 10 नंबर का चैप्टर है। तो छोटी छोटी बातें कर लेते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, कि आप ये जान लोगे तो चैप्टर पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। दोस्तों, इस चैप्टर में 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 का नाम है लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम यही स्टार्ट करेंगे। फिर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर सेकंड यूनिट, और थर्ड यूनिट के बारे में हम सप्लाई की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये एक तरीके से कंटेंट है। मैं पहली वाली यूनिट स्टार्ट कराऊंगा आपको। पहले मैं अपने तरीके से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा जो आगे चैप्टर में वो इस्तेमाल होने लगेंगे। वो बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद हम पहुंचेंगे मॉड्यूल के कंटेंट पे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान लगाने की जरूरत है। मैंने क्या किया है रोहित कुमार, अब मैंने एक काम किया है आप लोगों के लिए। नोट्स के लिए बच्चे बोल रहे हैं, एक बार बोलूंगा दोबारा नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना, बार बार मत पूछना। देखो जी, चैप्टर नंबर 1 के अंदर 2 यूनिट है। एक यूनिट के शॉर्ट नोट्स मैंने बना के आपको दे दिए हैं, क्लास के बाद आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को। योगेश भाई बोला ना, मेरी बात सुन लो, क्लास के बाद आपको मिल जाएंगे शॉर्ट नोट्स। और जो यूनिट 2 है उसका आप अटेम्प्ट कर लेना एक बारी, कि हाँ भाई सर ने एक तरीका बता दिया कि कैसे नोट्स बनाने हैं, आप उसी तरीके से उसको बना लेना। मेन पॉइंट्स वहां पर लिखे जाएंगे। ठीक है, ओके, रिपोर्ट है। अब मैं आपको इस वाली यूनिट में क्या करवाने वाला हूं, तो आप देख पाओगे। आज हम करेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, ऑब्वियसली पढ़ते पढ़ते पता चलेगा डिमांड क्या होती है भाई। नहीं, देखो जी, यहां बात हम करेंगे डिमांड। जब हम पढ़ने वाले हैं तो कुछ सोचो, लाइक सोच सकते हो तपना। तपना आता है किसी को? तपना इंग्लिश में लिख दूं इसको, तपना। तपना आता है यार, लैम्बोर्गिनी होगी, रॉयल्स रॉयस होगी, गाड़ी होगी, बंगला होगा। हाँ शुभ अग्रवाल, आप पूछ लो, हर एक चीज होगी। सपना जो होता है वो जागते जागते भी आता है और कभी कभी सोते सोते भी आता है। सपने को मैं बोल सकता हूं तुम्हारे मन की इच्छा, दैट इज डिजायर। सपना एक डिजायर होता है ना, यार ये चाहिदा, वो चाहिदा, सब चाहिदा, मैनू चाहिदा। क्या सपना डिमांड होती है? तो आंसर इज नो। ड्रीम डिमांड नहीं होता। सपने में तो बहुत कुछ आता है कि हाँ आज ही मेरे पास आईफोन 16 आ जाए जो लॉन्च नहीं हुआ। नहीं, सपने में आता है भाई सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, अपना बड़े से बड़ा बंगला हो, हम भी अंबानी की तरह जिंदगी जिए हैं। किसी के सपने में अमेरिकन साइकिल आती है, किसी के सपने में रशियन साइकिल आती है। कोई सोचता है मेरी शादी आलिया भट्ट से हो जाए। ये तो सपने हैं, सपनों को डिमांड नहीं बोलते। डिमांड का सही मतलब जानेंगे और उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखो दोस्तों, यहां पर हम किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी किसी सामान के बारे में बात कर रहे हैं। सामान चाहिए, अगर तुम्हारे मन में एक इच्छा डेवलप होती है कि ये चीज मुझे मिल जाए, तो ये चीज डिमांड नहीं कहलाती। आप ध्यान रखो, फॉर एग्जाम्पल भाई एक बंदा है जिसके पास पैसे नहीं है, लेकिन ये चाहता है कि इसको मर्सिडीज कार मिल जाए, तो इसके चाहने से कुछ नहीं होता, चाहने से कुछ नहीं होता। इसके पास पैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। पैसा जब होता है, फॉर एग्जाम्पल ये कंजूस अमीर है, इसके पास पूरी तिजोरी भरी हुई है, ठीक है, ये खरीद सकता है, इसकी एबिलिटी है मर्सिडीज खरीदने की, इसकी औकात है मर्सिडीज खरीदने की। जैसे मेरी गली के कोने पे एक लाला है, लाला की परचून की दुकान है, बहुत मालदार पार्टी है, ठीक है, उसके पास कोई भी कार नहीं है, कोई भी कार नहीं है उसके पास,
चाहे तो वो मर्सिडीज भी खरीद सकता है, लैम्बोर्गिनी भी खरीद सकता है, इतना पैसा उसके पास। लेकिन वो लाला इसकी तरह है, क्या है, उसकी इच्छा नहीं है यहां पर पैसा खर्च करने की, यानी उसकी विलिंगनेस नहीं है, विलिंगनेस नहीं है, कंजूस आदमी है। एबिलिटी है, उसकी औकात है कि माल खरीद ले, लेकिन उसकी विलिंगनेस नहीं है। उसको सामान खरीदने के जो रिसोर्स हैं, यानी जो उसके पास मीन्स होने चाहिए, पैसा होना चाहिए, वो अवेलेबल है, लेकिन वो स्पेंड करना चाहता ही नहीं, तो इसको भी डिमांड नहीं बोलते, इसको भी डिमांड नहीं बोलते। राज्य डिमांड उस सिचुएशन को बोलते हैं जब तुम्हारे पास माल हो, यानी पहली बात तो तुम्हारा मन भी हो, डिजायर भी हो, और खरीदने के लिए तुम्हारे पास रिसोर्स भी हो, यानी एबिलिटी भी हो, मींस को तुम एबिलिटी बोल सकते हो, प्लस इच्छा है, पैसा है, अब मन भी है खरीदने का भाई, विलिंगनेस भी है। अब तुम चाह रहे हो कि कार खरीदना, तो दिस इज कॉल्ड डिमांड। डिमांड, किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड के बारे में बात करो ना, कोई तुमसे पूछ ले कि डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी क्या होती है, तो डिमांड किसी भी कॉमोडिटी को खरीदने की वो डिजायर होती है जिसमें हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए सामान खरीदने की, और औकात होने के बाद सामान खरीदने के लिए पैसा खर्चने की इच्छा भी होनी चाहिए, पैसा खर्चने की इच्छा भी होनी चाहिए। कई बार सिचुएशन पैदा होती है ना, पापा पापा आईफोन दिला दो, पापा के पास माल तो है, लेकिन तुम्हें आईफोन दिलाने की इच्छा नहीं है कि बेटा बिगड़ जाएगा, ज्यादा ही फोन में घुसा रहेगा, सीए की तैयारी कैसे करेगा, समझे। तो अरमान मुंजाल, फिर से मैं बताता हूं, डिमांड किसी भी कॉमोडिटी की वो सिचुएशन होती है जब आप उस कॉमोडिटी को खरीदने की इच्छा करते हो, इच्छा करने के साथ साथ तुम्हारे पास माल भी होना चाहिए और माल खर्चने की हिम्मत भी होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो तुम डिमांड कर रहे हो। अगर तुम्हारे सिर्फ सपने हैं और पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं होती। विलिंगनेस का मतलब अभी कुलश्रेष्ठा, हाँ कुलश्रेष्ठा, विलिंगनेस का मतलब मर्जी, मर्जी, चाहत होनी चाहिए कि तुम पैसा खर्च भी दो, कंजूस नहीं होने चाहिए, समझे इस बात को। तो जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी किसी भी कॉमोडिटी से रिलेटेड, तो समझा जाएगा कि तुम डिमांड कर रहे हो। एवं ही सपने लेने से डिमांड नहीं होती, समझे, गप्पे मारने से कहानियां बनती है, करियर नहीं, इस बात को ध्यान रखना, समझे। थैंक यू विक्की कुमार। तो दोस्तों कभी भी तुमसे पूछे कि डिमांड क्या होती है, तो मॉड्यूल की डेफिनेशन उठाएंगे, यहां पर आपको दिखाई देगी। डिमांड किसी भी कॉमोडिटी की वो क्वांटिटी होती है, भाई तुमको चाहे गुड खरीदने वाले हो, चाहे कोई सर्विस अफोर्ड करने वाले हो, तो क्वांटिटी होती है किसी भी गुड या सर्विस की, दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल, वो खर्चा करना भी चाहता है और उसकी औकात भी है, ठीक है, टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी देख रहे हो, एबल का मतलब उसकी औकात है, एबिलिटी है, उसके पास उस माल को खरीदने के मींस यानी रिसोर्सेस अवेलेबल है, विलिंगनेस है उसकी, वो खर्च करना चाहता है, समझ लो। तो कोई पूछे कि डिमांड और सपना, सपना मतलब डिजायर, एक ही बात है क्या, एक ही बात है क्या, नहीं, डिमांड और सपना एक बात नहीं है। सपना लेने के बाद माल भी होना चाहिए और माल खर्चने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो दोस्तों डिमांड डिजायर के बराबर नहीं होती, बल्कि डिमांड इससे बड़ी चीज है, डिमांड के लिए कुछ और भी चाहिए होता है। तो मोर देन जस्ट डिजायर होती है डिमांड, ठीक है। इट इन्वॉल्व द एबिलिटी टू पे, इसके अंदर पैसा खर्च करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए और विलिंगनेस भी होनी चाहिए उस पैसे को यूज करने की। आपके पास माल है तो आपकी एबिलिटी है, आप करोड़पति हो भाई साहब, आपके पास करोड़ों पैसा है, तो आपकी औकात है, विलिंगनेस एबिलिटी है आपकी। लेकिन करोड़पति होने के बाद भी कई बंदे पैसा खर्च नहीं करते ना, कई बंदे नहीं करते पैसा खर्च, तो फिर वो डिमांड नहीं होती। जब वो विलिंगनेस टू यूज भी है, मतलब जो उसके पास रिसोर्स है, मींस है, पैसा है, उसको वो खर्च भी करना चाहता है माल को परचेज करने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड डिमांड। तो डिमांड को इफेक्टिव बनाने के लिए, इफेक्टिव डिमांड के दो एलिमेंट होते हैं, यानी सच में ये डिमांड है क्या, अगर ये पता है तो ध्यान रखना, डिमांड को इफेक्टिव बनाने के लिए दो बातें होनी चाहिए। एक तो तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए, दूसरा तुम्हारे पास माल होना चाहिए, यानी मींस टू परचेज, रिसोर्सेज होने चाहिए, और
उस रिसोर्सेस को खर्च करने की एक शक्ति भी होनी चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए राज्य, तब माना जाएगा कि आप लोग डिमांड कर रहे हो। और दूसरा कंपोनेंट क्या बोलता है, डिजायर अलोन इज नॉट इनफ, सपने लेना काफी नहीं है, सपने के बाद तुम्हारे पास परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। तो बेसिकली परचेजिंग पावर इज लाइक योर विलिंगनेस एंड एबिलिटी। तो दोनों को एक कंबाइन करके बोल रहा है। तो यू गाइस नो वेरी वेल, समझ गए होंगे डिमांड का मतलब क्या होता है। वंशिका बोल रही है आपकी क्लास मेरे पास लाइव, हाँ लाइव चल रही है, ठीक है, ओके रिपोर्ट है, हाँ जी सॉर्टेड है। चलो दिस इज ऑल अबाउट द डिमांड। तो एक प्यारा प्यारा एमसीक्यू तुम्हारे पास मॉड्यूल से उठा के इसके लिए ही आ जाए तो ये लो जी उस्ताद, ये है तुम्हारे सामने एमसीक्यू। और मैं आपको अच्छा खासा टाइम देता हूं इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्या है ना, तुम्हें खुद पढ़ना है और खुद ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर इसको ठीक करना है। तो इस चीज में आप ध्यान रखना। मैं आपको दे देता हूं 45 सेकंड्स कि आप चलो इसको देख लो। देखो जी देखो, देखो तुम्हें सॉल्व करने के लिए मैंने दे दिया टाइम। चलो जी, भाई अच्छा खासा टाइम दे दिया तुम्हें, सोचने का भी टाइम दे दिया, क्योंकि यहां पर कुछ बच्चों के साथ होने वाला है मुझे लगता है मोए मोए, मोए मोए भी हो सकता है। ठीक है, तुमने अच्छा खासा टाइम ले लिया इसको सोचने का। आप देखोगे मैं चला हो मैं चला। देखो जी दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले इधर देखो, आपने एक लाइन पढ़ी थी, ठीक है, डिमांड मस्ट बी बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, राइट। इधर लाइन भी लिखी है, डिमांड ऐसी डिजायर है दैट शुड बी बैक्ड बाय एबिलिटी, एबिलिटी लिख दिया। लेकिन दोस्तों एबिलिटी के साथ साथ, ये तो मींस टू परचेज है ना, एबिलिटी के साथ साथ एंड के बाद देखा आपने विलिंगनेस भी होनी चाहिए। तुम्हारे पास माल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम डिमांड कर रहे हो, माल होने का मतलब डिमांड नहीं होता भाई, विलिंगनेस भी होनी चाहिए। ठीक है, यहां सिर्फ विलिंगनेस है और जरूरत है, नीड है, नीड होने का मतलब डिमांड नहीं होता। भाई साहब मुझे नीड है, भाई बता दूं किस चीज की नीड है, चलो एग्जांपल के तौर पे बोल देता हूं, मुझे भाई एक साइकिल की नीड है, साइकिल की नीड है तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास पैसा तो बताओ है या नहीं है साइकिल खरीदने का, वो यहां बता नहीं रखा, तो ये भी गलत हो गया। डिमांड एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक सर्टेन प्राइस पर बंदा खरीदना चाहता है, यहां लिखा है, ये गलत करते हैं। और डिमांड एक ऐसी क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसको ठीक करते हैं। अब तुम बोलोगे सर इसको जबरदस्ती ठीक क्यों कर दिया, तो दोस्तों यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं मैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, उसके बाद बात करते हैं। उम्मीद है कि कम बच्चों ने इसका सही आंसर दिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, बिल्कुल सही बात है, कम बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। देखो दोस्तों, डिमांड के और डेप्थ में जाएंगे, समझो जरा बात को। देखो, तुम्हें कोई सामान खरीदने की इच्छा है, इच्छा है, वेरी गुड, इच्छा है, दैट इज डिमांड। ठीक है, मतलब इच्छा होने के साथ साथ तुम्हारी एबिलिटी और विलिंगनेस भी होनी चाहिए, राइट। और नॉर्मली इस दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे कोई चीज महंगी होती जाती है, नॉर्मली कहा जाता है, सच में ऐसा कभी कभी नहीं होता, जो बात बोलने वाला हूं, कि जैसे जैसे कोई चीज महंगी होती जाती है उसकी डिमांड कम होती रहती है। तो समझो जरा, मान लो मैं बात कर रहा हूं किसी भी पर्टिकुलर चीज की, इसका नाम है समोसा, समोसे की बात कर लेता हूं, मैं बोल रहा हूं यहां समोसे का प्राइस लिखते हैं, यहां समोसे की वो क्वांटिटी लिखते हैं जो हमने डिमांड की है, क्वांटिटी डिमांडेड मैंने इसको बोल दिया। चलो जी, मैं बोल रहा हूं समोसा 10 रुपए का एक है, तो मैं खरीदना चाहता हूं 10 समोसे।
अगर समोसा महंगा होकर 15 का हो जाएगा तो मैं खरीदना चाहूंगा 5 समोसे। अगर समोसा और महंगा होकर 20 का हो जाएगा तो मैं खरीदना चाहूंगा 1 समोसा। ये मैंने आपको अलग अलग पॉसिबिलिटी बता दी है, समझो, अलग अलग पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों यहां पर एक नया वर्ड निकल के आएगा। डिमांड आप समझ चुके हो, डिमांड किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी होती है जो एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पर खरीदना चाहता है। इस बात को समझना जरा, ठीक है, अलग अलग प्राइस पर खरीदना चाहता है। कहने का मतलब क्या, अब देखो जरा ध्यान से सुनना आप। डिमांड, मैं घर से सोच के निकलता हूं कि यार 10 का समोसा मिलेगा तो 10 खरीद लूंगा, तुम्हें भी खिला दूंगा, थोड़ा खुद भी खा लूंगा, नितिन सर को भी पूछ लूंगा। बोल दिया ना तुमने नितिन सर को, मेरे को पता है पूर्वा, ठीक है। 15 का समोसा होगा तो 5 समोसे ले लूंगा, ठीक है। अब यहां तुम रह जाओगे, नितिन सर हम वगैरह खा लेंगे। और अगर 20 का समोसा हुआ तो मैं अकेला चुपचाप खा के आ जाऊंगा। ये मैंने सोच रखा है, ये मेरी प्लानिंग है। तो मैं दिमाग के अंदर अलग अलग बातें करता हूं कि यार इतने का हुआ तो इतने खरीद लूंगा, इतने का हुआ तो इतने खरीद लूंगा। तो सीरियसली मैं डिमांड कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास पैसे भी हैं और पैसा खर्च करने की मैं इच्छा भी जता रहा हूं। लेकिन जब कोई तुमसे बंदा स्पेशल आकर एक बात पूछे, बता बे बता, सीधी एक बात पूछे, जब प्राइस 15 रुपए होगा तो तू कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार होगा, तो हम बोल देंगे 15 रुपए प्राइस होगा तो बाबा हम 5 क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार होंगे। कितनी क्वांटिटी? 5 क्वांटिटी। तो आप ध्यान रखना, जो ये अकेली क्वांटिटी है ना, दिस क्वांटिटी इज नोन एज क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड। अब एक ढंग से फील लो कि दो कॉन्सेप्ट है यहां पर, डिमांड और दूसरा है क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है जी, दोनों में फर्क क्या है? डिमांड हमेशा कैलकुलेट की जाती है वेरियस प्राइसेस पर, यानी डिफरेंट प्राइसेस पर, और ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है। अच्छा इतना लिख दिया सर, हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं समझता हूं कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो जी, डिमांड अपने आप में एक सिचुएशन है, बस और कुछ नहीं है। डिमांड एक सिचुएशन है, मन ही मन के अंदर जो इच्छाएं चल रही हैं उसको डिमांड बोलते हैं, उसको डिमांड बोलते हैं। मन ही मन में जो इच्छा चल रही है उसको डिमांड बोलते हैं। लेकिन जब मैं एग्जैक्ट प्रैक्टिकलिटी की बात करता हूं ना, तो मेरे को बताना पड़ता है कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे, मान लो 10 रुपए पे कितना माल खरीदना चाहता हूं, मान लो 2 यूनिट खरीदना चाहता हूं। अगर 20 की मिलेगी तो कितना खरीदना चाहता हूं, तो 1 खरीदना चाहता हूं। तो एक प्राइस के सामने जो क्वांटिटी लिखी है इसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, यानी वो क्वांटिटी जो तुम डिमांड करोगे एक स्पेशल प्राइस पे। समझ रहे हो बात को? एक स्पेशल प्राइस पे। तो डिमांड एक सिचुएशन है जो मन के अंदर चल रही है भावना, अलग अलग प्राइस पे मैं कितना कितना खरीदने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब तुम एग्जैक्टली डिफाइन कर दोगे कि इतने प्राइस पे मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो इस क्वांटिटी को बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। और इस पूरे चैप्टर में क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं हम, ठीक है। अब तुम्हें एक बात सिखाता हूं यहां पर आईसीआई के बारे में। देखो जी, मैं यहां खोलूंगा गूगल। जिस बच्चे के पास मॉड्यूल नहीं है वो मॉड्यूल समझ सकता है, मतलब कि कैसे यहां पर डाउनलोड होगा। मैं लिखता हूं आईसीआई स्टडी मटेरियल सीए फाउंडेशन, लिख दिया। यहां पर मेरा लिंक खुलेगा, इधर लिखा है न्यू स्कीम, लिख दिया, ठीक है। चलो जी, इधर आ जाओ, बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब मैं चैप्टर खोलूंगा आपका जो लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला मैंने खोलना है, ठीक है जी। ये चैप्टर खोल लिया और आप इधर प्यार से देखोगे कि इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले डिमांड की सिचुएशन के बारे में, मीनिंग ऑफ डिमांड बताया हुआ है, ठीक है। लो जी मित्रों, ये लिखा है द टर्म डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस। वेरियस प्राइसेस मतलब अलग अलग प्राइस पर हम कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है। ये वेरियस प्राइसेस है, बस प्लीज इसको ध्यान रखना। इस वेरियस की जगह अगर तुम कुछ लिख दोगे स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक लिख दो या तुम पर्टिकुलर लिख दो, ठीक है, कुछ भी लिख दो, तो ये डेफिनेशन डिमांड की नहीं क्वांटिटी डिमांडेड की बन जाएगी। तो प्रैक्टिकल बात क्या है, डिमांड है या क्वांटिटी डिमांडेड? भाई दिमाग में जो चल रहा है वो डिमांड है, लेकिन जब उसको सही असली रूप दे देंगे, अच्छा भाई 5 करोड़ की थी लैम्बोर्गिनी, कितनी खरीद ली? 1 खरीद ली, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और मन में क्या था, 2 करोड़ की मिलेगी तो 2 खरीद लेंगे, 5 करोड़ की मिलेगी तो 1 खरीद लेंगे, वो सिचुएशन डिमांड थी। समझ गए? तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का डिफरेंस सिर्फ इतना ही जानना है। अगर इसके अंदर ज्यादा पचड़े पड़ रहे हैं तो इससे आगे निकलो, इतना भी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जितना बताया उतना। अब
इसकी कमी देखो, इसकी कमी देखो। ये राजी मॉड्यूल खोल लिया, रुक जाओ, ये राजी मॉड्यूल खोल लिया, ये रहा, दोबारा नहीं खोलना। अब मैं लास्ट वाली जो चैप्टर है ना, उसकी जो लास्ट वाली यूनिट होती है सप्लाई है, उसके एंड में दिए होते हैं एमसीक्यूज, ये दिए हुए एमसीक्यूज। पहला पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने पेश कर रहा था मॉड्यूल दिखा के, ये लो जी, ये लो जी। अब इसने यहां पर डेफिनेशन पूछी है डिमांड की, डिमांड क्या होती है, और ऑप्शन ठीक किया हुआ डी वाला, मैं सेटिस्फाइड हूं इससे। लेकिन राज्य इसने क्या लिख दिया यहां पर, सर्टेन प्राइस। इसको क्या लिखना चाहिए था यहां पर, वेरियस प्राइस। इसलिए हुआ है तुम्हारे साथ मोए मोए, इसलिए हुआ है तुम्हारे साथ मोए मोए, समझ रहे हो। यहां पर इसको वेरियस लिखना चाहिए था, और डी ऑप्शन इसने ठीक दिया हुआ है। ओके रिपोर्ट है। चलो जी दोस्तों, यहां पर मॉड्यूल के बारे में हमने बात कर लिया, डिमांड जान गए हो क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड जान गए हो क्या होता है। लेकिन अब आपको दो बातें बताता हूं, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। डिमांड एक सिचुएशन है जिसमें तुम सोच रहे हो कि मैं इतने की मिलेगी तो इतनी ले लूंगा, इतने की मिलेगी तो इतनी ले लूंगा, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड एक वो क्वांटिटी है जो एक बायर एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदना ही चाहता है, मतलब डिफाइन है, इतने की है और ले लूंगा, ठीक है। लेकिन दोनों के दोनों ये कॉन्सेप्ट जो हैं, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना। देखो जी, इको में दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक होते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट, समझे। डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, ये सब फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब मेरी बात सुनना शगुन, स्टॉक और फ्लो क्या होता है। देखो, जो चीज स्टैटिक है ना, स्टैटिक का मतलब कांस्टेंट है, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, और जो चीज बदल रही है ना, वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फोन से एक फोटो लेते हो किसी की, वो फोटो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और अगर आप किसी की वीडियो बना लेते हो, तो वीडियो बनाना फ्लो कॉन्सेप्ट है। एक टंकी के अंदर पानी है, रुका हुआ है, वो नहीं बह रहा, उतना है 5 लीटर है मान लो, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अगर बहता हुआ पानी नदी का, फ्लो कॉन्सेप्ट है, समझे। तो ऐसे जितने भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसके लिए हम बात करते हैं एक ऐसे टाइम पीरियड की, ऐसे टाइम पीरियड की जो एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है, हम बोलते हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट फ्लो कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कि और अंदर की बात कर लेते हैं। देखो जी, अब इसको ना इतना डिटेल में मॉड्यूल में नहीं बताया हुआ है, लेकिन आप डाउट पूछ लोगे इसलिए मैं समझाऊंगा। नहीं नहीं, लिखना नहीं है कृष्णा, टेंशन मत लो। देखो जी, जब मैं बात करता हूं किसी एक स्पेशल टाइम की, स्पेशल टाइम, स्पेशल टाइम है तो टाइम यहां पर डिफाइंड है। तुम टाइम को डिफाइन करो। टाइम को डिफाइन कैसे करते हैं, या तो तुम बता रहे हो कितने बजे, लाइक 4 o'clock, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तुमने टाइम डिफाइन कर दिया। टाइम डिफाइन नहीं कर रहे तो दिन डिफाइन कर दो, संडे मंडे कुछ बोल दो। दिन डिफाइन नहीं कर रहे तो डेट डिफाइन कर दो, मान लो 31 मार्च 2025, ऐसे कुछ भी। जिन चीजों के लिए ये टाइम डिफाइन होता है, वो सारी चीजें स्टॉक कॉन्सेप्ट होती है। अकाउंटेंसी में देख लो, जब तुम बैलेंस शीट बनाते हो ना, तो बैलेंस शीट के ऊपर डेट लिखी होती है, तो बैलेंस शीट अपने आप में एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो। तो आप इतना मान के चलो, जिसके लिए एक टाइम और डेट डिफाइन है, वो सारे स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और ये स्टॉक कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ने ही नहीं है, समझ रहे हो। स्टॉक कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ने नहीं है, तुम्हें क्या पढ़ने हैं, फ्लो भी नहीं पढ़ने, बस एक नाम दिया हुआ है, हाँ भाई डिमांड एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो कॉन्सेप्ट वो होते हैं जिसके लिए डिफाइन नहीं होता टाइम पीरियड, लिखा होता है हमेशा कि ये चीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर बनाई जाएगी या कैलकुलेट की जाएगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब टाइम डिफाइन नहीं है। मैं बोल रहा हूं भाई 1 साल में बना लेंगे, 1 महीने में बना लेंगे, 1 दिन में बना लेंगे, लेकिन ये नहीं बता रहा वो दिन कौन सा होगा, वो महीना कौन सा होगा, है ना। मतलब एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर रहा। जैसे कि अकाउंटेंसी के अंदर तुम P&L अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो P&L अकाउंट के नीचे तुम तारीख नहीं लिखते 31 मार्च 2025, तुम सीधा लिखते हो ऐसे फॉर द ईयर, फॉर द ईयर 2024 या 2025, ऐसे लिखते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम्हारा एक तरीके से फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो जब डिमांड की तुम डेफिनेशन देते हो ना,
ठीक है सर, मॉड्यूल में है क्वांटिटी डिमांडेड पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर नहीं लिखा ना ज्ञानेंद्रा, पर्टिकुलर नहीं लिखा। ठीक है, तो तुम्हें इतना मान के चलना है कि डिमांड हो या क्वांटिटी डिमांडेड हो, दोनों फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट होते हैं। तुम ये नहीं बताते कि 5 बज जाएंगे तो मैं 2 मैगी खाऊंगा, 6 बज गए तो मैं 3 मैगी खाऊंगा, 7 बज गए तो मैं 4 मैगी खाऊंगा। आप ये बोलते हो मैगी मंगा ले मैं 2 खा लूंगा, तो डिमांड है ना ये, है ना? आप बताते ही नहीं हो इतने बजे, तुम टाइम के हिसाब से डिमांड नहीं करते, तुम टाइम के हिसाब से डिमांड नहीं करते, इसलिए डिमांड फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये समझ लो कृष्णा, बस कहानी खत्म। ठीक है जी, आगे बढ़े। टाइम के हिसाब से अगर तुम टाइम डिफाइन करके कुछ भी करोगे तो वो चीज, ज्ञानेंद्रा, टाइम तो तुम डिफाइन कर दोगे तो वो चीज को बोलेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट, जो कि पढ़ना ही नहीं है। जो पढ़ना ही नहीं है उस गली, जिस गली जाना ही नहीं है तो वहां क्यों जा रहे हो? ठीक है, फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया जहां पर टाइम के हिसाब से, एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से चीजें नहीं हो रही है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो डिमांड की डेफिनेशन भी कहते हैं ना, हाँ डिमांड खरीद लेंगे 5 किलो, 5 किलो आलू खरीद लेंगे, ये नहीं बता रहे कि अभी 3 बजे 5 किलो आलू खरीदने हैं। ठीक है, ओके, इस कॉन्सेप्ट में इतना कुछ खास मजा नहीं आएगा क्योंकि कोर्स का पार्ट नहीं है तुम्हारा ये। शिवम गर्ग, लेव इट, जो तुम्हें समझना है वो यहां समझो। देखो जी, कुछ छोटी छोटी चीजें अभी तुम्हारे रास्ते में आने वाली हैं, कुछ टाइप्स ऑफ गुड्स आएंगी। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपको समझनी है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसे कंपेटिंग गुड्स भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, और बहुत सारी गुड्स करनी है, तो थोड़े थोड़े करके ये बात हम जान लेते हैं। ठीक है, ओके, सबसे नंबर 1 पे आपको समझाता हूं भैया, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है। देखो जी, सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर सब्स्टिट्यूट्स बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। दो गुड्स, दो ऐसी गुड्स जो एक दूसरे की जगह आसानी से इस्तेमाल हो जाएं, उन दोनों गुड्स को बोलेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी जैसे कि पेप्सी और कोका कोला, पेप्सी और कोका कोला एक दूसरे की जगह आसानी से इस्तेमाल हो जाती है। पेप्सी नहीं मिली तो कोक, कोक नहीं मिली तो पेप्सी, चल जाती है ना। चाय और कॉफी, चाय नहीं मिली तो कॉफी, कॉफी नहीं मिली तो चाय। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर लाइक पेप्सी एंड कोक, पेप्सी एंड कोक। या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लो, स्प्राइट, 7 अप, फैंटा, मिरिंडा, लिम्का, सारी कोल्ड ड्रिंक्स आपस में एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट्स है। एक नहीं मिली तो दूसरे से काम चल जाता है। कोलगेट और पेप्सोडेंट ले लो, कोलगेट नहीं मिला तो पेप्सोडेंट, पेप्सोडेंट नहीं मिला तो कोलगेट, है ना। शक्कर और चीनी ले लो, समझ रहे हो। मैगी और yippee नूडल्स ले लो, ये सब सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की खास बात होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की खास बात होती है, मान लो पेप्सी का नाम एक्स है और कोक का नाम वाई है। ऐसा कहते हैं कि अगर मान लो पेप्सी भी 10 रुपए की आती है, कोका कोला भी 10 रुपए की आती है, लेकिन किसी कारण की वजह से प्राइस वाई का यानी कोका का इंक्रीज हो गया, मान लो 10 की जगह ये बढ़कर 15 रुपए का हो गया, तो यार कोका कोला महंगी हो गई है, लोग इसकी जगह अब पेप्सी को लेना स्टार्ट कर देंगे। कोका कोला महंगी हो गई है, इसकी जगह लोग पेप्सी को लेना स्टार्ट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स इसलिए पढ़ाई जा रही हैं आपको कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप असलियत का धंधा खोलो तो तुम अगर कोका कोला बेच रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, आप उसका रेट बढ़ा दोगे तो इसके जैसी एक और चीज है मार्केट में, लोग उसको खरीदने लग जाएंगे। अगर झंडू बाम के रेट बढ़ गए तो आयोडेक्स ज्यादा बिकने लग जाएगी, समझे। तो इस बात की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अगर कोक के रेट बढ़ गए तो इसकी जगह डिमांड, डी का मतलब डिमांड, पेप्सी, पेप्सी को मैं बोल रहा हूं एक्स, इसकी बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर तुमने कोक सस्ती कर दी, अगर कोका कोला सस्ती हो गई, प्राइस ऑफ वाई यानी कोका कोला 10 की जगह 6 रुपए का हो गया, 6 रुपए का, तो बाबा कोका कोला को ही लोग ज्यादा खरीदेंगे, यहां से उठ उठ के यहां आ जाएंगे, यहां से उठ उठ के लोग यहां आ जाएंगे। तो जो पेप्सी है ना ये लेस अट्रैक्टिव हो जाएगी, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो कहते हैं कि इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। पेप्सी महंगी हो गई तो इसकी डिमांड तो गिरेगी, ऑब्वियसली महंगी होगी ना, लेकिन इसके महंगे होने की वजह से कोका कोला की डिमांड बढ़ जाएगी। पेप्सी सस्ती हो गई तो कोका कोला की डिमांड कम हो जाएगी।
इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, मॉड्यूल से ही उठा के आया है क्वेश्चन। बाबा आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कितनी सारी हो सकती हैं। तो आप यहां पर देखोगे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गुड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूट गुड्स का। चार आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाक से आप 30 सेकंड के अंदर मुझे जवाब देंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल, हाँ अदिति शुक्ला बिल्कुल। अब तो तुम्हारे पास ही है, बहुत इजी लैंग्वेज है। देखो जी, चाय और चीनी, चाय नहीं मिली तो चीनी, चीनी मिली नहीं मिली तो चाय, ऐसा नहीं होता। पेन और इंक, पेन की जगह इंक इस्तेमाल नहीं होती, इंक की जगह पेन इस्तेमाल नहीं होता। शर्ट और पैंट, पैंट का मतलब ट्राउजर है ना। अब शर्ट नहीं मिली तो पैंट पहन लेंगे, पैंट नहीं मिली तो शर्ट पहन लेंगे, ऐसा नहीं होता। चाय और कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट का मतलब पॉजिटिव, दोनों एक साथ बढ़ेंगे या दोनों एक साथ कम होंगे। ठीक है, तो बी वाला इज द राइट आंसर। ज्यादातर बच्चे सही हैं। और एक बार यहां पर देख लो, कुछ बच्चे ने कुछ पूछा हो तो। नोट सुजल नहीं भाई, तुम हर क्लास में पूछते हो। ठीक है, रोनित तुमने स्टार्टिंग में क्लास ज्वाइन नहीं की थी क्या। डिमांड किसी भी कॉमोडिटी की वो क्वांटिटी होती है जो एक बंदा परचेज करना चाहता है, उसके पास विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों होनी चाहिए। यश सिंह, स्टॉक और फ्लो के लफड़े मत पढ़ो, उसकी डिटेल नहीं पढ़नी, सिर्फ मॉड्यूल में ये लिखा है डिमांड एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट। और उसके आगे कुछ कहानी नहीं दी हुई इसकी। निखिल वेरियस लिखा होता तो सही होता ऑप्शन वो। अब ये राज तिवारी पूछ रहा है मनी सप्लाई स्टॉक है या फ्लो है। मनी सप्लाई स्टॉक है, लेकिन ये चैप्टर नंबर 8 का पार्ट है, वहां जाके देखेंगे इसको। ज्योतिष बोलता है क्वांटिटी डिमांडेड एक पर्टिकुलर प्राइस पे करते हैं। अरे प्राइस ही तो पर्टिकुलर है, हम टाइम की बात करते हैं यहां पर। ज्योतिष का टाइम की बात करते हैं, प्राइस तो पर्टिकुलर ही होगा, प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं। लवन्या वो बाद में होंगी। ठीक है, ओके। सेम सेम से डाउट बच्चों के। मेरे पास साहिल कार नहीं है भाई। विक्की बहुत जल्दी आपको अनाउंस करेंगे। रेड टेपिज्म का मतलब रिया लाल फीताशाही होता है, सरकार अपनी तरफ से कुछ भी बैन कर देगी, दिस इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। ठीक है जी, तो यहां बच्चे समझ गए। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, कहता है इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीज, पेप्सी पीपी लिख दिया, प्राइस पेप्सी सस्ता, तो रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ कोका कोला, तो इसकी वजह से कहता है कोका कोला के प्राइस की कंपैरिजन में पेप्सी का प्राइस सस्ता हो गया। मान लो कोका कोला भी 10 की थी, पेप्सी भी 10 की थी, पेप्सी सस्ती होकर 5 रुपए की हो गई। तो अब आप बताएंगे कि कोका कोला और 7 अप दोनों ही सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, इनकी डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा। डिमांड फॉर वाई, कोका कोला एंड 7 अप, मैंने वाई बोल दिया, ऐसे मान लो, तो दोनों की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा आप मुझे यहां बताएंगे 30 सेकंड्स में। भाई मॉड्यूल के क्वेश्चन देखो कितने अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, अदम्या जी। ठीक है, साफ दिख रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, चाहे वो यहां पेप्सी की जगह कोका कोला, फैंटा, मिरिंडा कुछ भी लिख देता, हम सबको सब्स्टिट्यूट मानते। एक का प्राइस कम हो गया तो इन सबकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकी जगह सस्ती वाली चीज को लोग प्रेफर करेंगे, है ना। इन सबकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि ये सस्ती हुई है, लोग इसके पीछे भागेंगे। ठीक है, और भैया कोका कोला की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी, हाँ, और 7 अप भी सब्स्टिट्यूट है, 7 अप की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। तो दोनों का ऑप्शन यहां लिखा है डी पे, डी पे लिखा है दोनों डिक्रीज, तो डी वाले को आप ठीक करेंगे, समझे। हाँ जी, ज्यादातर बच्चे सही हैं, कुछ बंदे भावनाओं में आके उन्होंने पहला और दूसरा ऐसे ऐसे करके कर दिया था। ठीक है, हाँ योगेश सिंह बात करो, क्या कहना चाहते हो। कोई बात नहीं सुमंत अग्रवाल, गलती से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में गलती मत करना। चलो जी, एक क्वेश्चन और पूछ लूं आपसे। देखो जी, कहता है
ऑरेंज जूस है और एक एप्पल जूस है, दोनों फ्रूट जूस है, तो दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, है ना। कहता है कि ऑरेंज जूस का प्राइस अगर इंक्रीज हो गया, यानी मान लो वाई की प्राइस इंक्रीज हो गई, तो इस एक्स की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स में ये भी बढ़ जाएगी भाई। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, है ना। तो दोनों की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज दे आर सब्स्टिट्यूट्स। फाइन, तो ए वाला ठीक हो जाएगा यहां पर, ये मैंने सॉल्व कर दिया बिना पोल के। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में हो गया। मैं आपको बहुत सारी गुड्स पढ़ा रहा था, तो उस गुड्स के अंदर आप धीरे 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 जानोगे। हाँ जी, अब मुझे पढ़ानी है आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर आ जाओ भाई, सब्स्टिट्यूट होते ही कॉम्प्लीमेंट्री पे आएंगे। ठीक है जी, आओ जी। कॉम्प्लीमेंट्री, देखो जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना खाना खाने, तो रेस्टोरेंट वाले से पूछ सकते हैं कि बताओ खाने के साथ कॉम्प्लीमेंट्री क्या है। तो रेस्टोरेंट बोलता है भाई खाने के साथ प्याज सलाद मिल जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ सागर गुप्ता कर दूंगा, उसको टेंशन मत लो। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब वैसे होता है फ्री में जो मिल जाता है वो चीजें कॉम्प्लीमेंट्री होती है, लेकिन इकोनॉमिक्स में वो मतलब नहीं है इसका। इकोनॉमिक्स में डिफरेंट है, तो इसको अलग मान के चलना। ठीक है, इसको अलग मान के चलना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोस्तों वो गुड्स होती हैं जो एक साथ इस्तेमाल होती हैं, अलग अलग किसी काम की नहीं है। दो ऐसी गुड्स जो अलग अलग कर दें, किसी काम की ना हो, और एक साथ मिल जाएं तो काम की बन जाएं, तो ऐसी गुड्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कि कार और उसके अंदर डलने वाला फ्यूल, है ना। जैसे कि बोल दूं कार और उसके अंदर डलने वाला फ्यूल, कार एंड पेट्रोल बोल दूं, कार एंड डीजल बोल दूं, कार एंड सीएनजी बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, कार एंड बैटरी बोल दूं, इलेक्ट्रिक कार भी आ गई आजकल तो, राइट। वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इसलिए इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम जॉइंट गुड्स भी बोल देते हैं, जॉइंट गुड्स। दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, इनको एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, समझ रहे हो, टुगेदर यूज में आती है। जैसे कि एक बात और बोल दूं आपको, मैं बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूं। तो उल्टे पैर का जूता और सीधे पैर का जूता, उल्टे हाथ का ग्लव्स और सीधे हाथ का ग्लव्स, पेन के साथ, पेन के अंदर क्या होता है रिफिल, पेन के साथ रिफिल लगा लो, है ना। रिफिल के अंदर क्या होती है इंक, रिफिल के साथ इंक लगा लो। आपके घर में जो प्रिंटर होगा तो प्रिंटर के अंदर इंक होती है ना, प्रिंटर की इंक को बोलते हैं कार्ट्रिज। तो प्रिंटर और कार्ट्रिज एक साथ ही यूज होते हैं, बिना इंक के तो प्रिंटर पे कुछ छपेगा ही नहीं, है ना, किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये एक साथ यूज होते हैं। और एक और एग्जांपल लगा लो तो मोबाइल फोन और उसके अंदर डलने वाली बैटरी, तुम कितने भी एग्जांपल लगा सकते हो। ठीक है, ये सब एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। ठीक है, हाँ चाय और शुगर, चाय के अंदर शुगर होती है, नॉर्मली तुम लगा सकते हो नॉर्मल केस के अंदर। ठीक है, ब्रेड और बटर भी बोल सकते हो, हाँ बिल्कुल सही बात। ये सारी की सारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में खास बात होती है, मान लो दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, एक का नाम एक्स है और एक का नाम वाई है। तुम मान लो कार और पेट्रोल है। अगर दोस्तों किसी का प्राइस बढ़ गया, प्राइस किसका मैं बोल दूं, थोड़ा पतला करके लिखते हैं यहां पर, ये लो जी, हाँ जी, मैं बोल रहा हूं प्राइस ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल का प्राइस अगर महंगा हो गया तो दोस्तों मुझे बताओ कि अब जो तुम कार खरीदोगे पेट्रोल वाली खरीदोगे क्या? नहीं, जो पेट्रोल से चलने वाली कार है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड फॉर कार कम हो जाएगी। आप कौन सी कार खरीदोगे? शायद कोई इलेक्ट्रिक कार खरीद लो, सीएनजी डीजल वाली कुछ भी खरीद लो, है ना। तो इसमें अगर एक का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए, यानी प्राइस ऑफ वाई मान ले तो इस बार में पेट्रोल सस्ता हो जाए तो राज्य पेट्रोल वाली कार की डिमांड, कार को एक्स मान लो, कार को मान लिया एक्स, बढ़ जाएगी, समझे। पेट्रोल सस्ता हो गया तो पेट्रोल की डिमांड, पेट्रोल सस्ता हो गया तो पेट्रोल से चलने वाली कार की डिमांड बढ़ जाएगी, समझे। ऐसा ही होता है, असलियत में ऐसा होता है, समझ गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। इनडायरेक्ट मतलब उल्टा,
उल्टा उल्टा रिलेशन है, ऑपोजिट रिलेशन है, समझे? चलो जी, छोटी सी ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं फिर। मैंने आपको टाइप्स ऑफ गुड्स बताने थे, अगले आ जाओ नॉर्मल गुड्स पे और इंफीरियर गुड्स पे। देखो जी, नॉर्मल गुड्स की बात करूं तो इधर ही देख लो। सबसे पहले आपको बताऊं, पेन का साइज थोड़ा सा कर लेते हैं मोटा। हाँ, नॉर्मल गुड्स वो सभी गुड्स हैं जो जनरली हम यूज करते हैं, जो हम जनरली यूज करते हैं। तो नॉर्मल गुड्स के बारे में जो डेफिनेशन दी जाती है वो बहुत स्पेशल है। कहते हैं ऐसी गुड्स जो इनकम पे डिपेंड करती है। अगर आपकी इनकम बढ़ जाए और आप इनकी डिमांड ज्यादा कर दो तो ऐसी गुड्स को बोलेंगे नॉर्मल गुड्स। अगर किसी की इनकम कम हो जाए और वो सामान खरीदना कम कर दे तो ऐसी गुड्स को बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। यानी जितने ज्यादा अमीर हो जाएंगे उतना ज्यादा सामान खरीदेंगे, जितने गरीब हो जाएंगे उतना कम सामान खरीदेंगे। ऐसी गुड्स को बोलेंगे नॉर्मल गुड्स। ठीक है, इसके कोई भी एग्जांपल हो सकता है, तुम कुछ भी एग्जांपल ले लो। इसके अपोजिट होती है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स को बोलते हैं घटिया, घटिया माल। ये लिख दिया मैंने घटिया हिंदी में, घटिया माल, घटिया क्वालिटी का माल। एक्चुअली ये वो सामान होता है जब बंदा अमीर हो जाता है ना, जब बंदे की इनकम बढ़ जाती है तो वो इस सामान को खरीदना बंद कर देता है। जब कोई बंदा अमीर हो जाएगा और अगर उसने सामान खरीदना बंद कर दिया तो जो वो सामान था ना वो इंफीरियर गुड्स हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अमीर हो जाऊंगा तो मैं एक सेंट्रो कार खरीद लूंगा, तो सेंट्रो मेरे लिए नॉर्मल है। तुम अमीर हो जाओगे तो सेंट्रो की डिमांड घटा दोगे, नहीं खरीदनी सेंट्रो भाई, ठीक है, तुम खरीदोगे मर्सिडीज, तो तुम्हारे लिए सेंट्रो इंफीरियर है। तो कोई चीज तुम्हारे लिए नॉर्मल मेरे लिए इंफीरियर हो सकती है, मेरे लिए नॉर्मल तुम्हारे लिए इंफीरियर हो सकती है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, तुम किस चीज को खरीदते हो नॉर्मली, है ना? हाँ देवांश, बहुत सारी गुड्स होती हैं ऐसे, वो धीरे धीरे आपको बाद में बताऊंगा। जो लिमिटेड गुड्स हैं उनके बारे में यहां बात कर रहा हूं, ठीक है जी। तो इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर बंदा गरीब हो गया, अगर बंदे की इनकम कम हो गई तो वो अपनी औकात पे आ जाएगा वापस और घटिया चीजों की ही डिमांड बढ़ा देगा। समझ गए? ठीक है, ये चीजें अभी मैंने आपका बेस क्रिएट किया है। मॉड्यूल में ये चीजें कहां हैं आपको पेज के साथ बताऊंगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीहू बंसल सुपीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स बात एक ही है, ठीक है जी। चलो जी, ये टाइप्स ऑफ गुड्स का फेज कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हुआ है। एक बार आपके एक आधे डाउट्स देख लो जो बच्चा पूछ रहा है। सुपीरियर गुड्स पीहू, नॉर्मल गुड्स होती है सयन दास। एक सैंपल मैं दे दूंगा क्लास के बाद आपको, उसको देख के समझ जाना। लग्जरी वगैरह सब बताऊंगा, आगे आएगी वो। लव सर और उनके स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री। आकाश थैंक यू सो मच। इलेक्ट्रिक कार और फ्यूल, इलेक्ट्रिक कार और फ्यूल वाली कार, हाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, दोनों कार है ना, ठीक है। वाह भाई वाह निकुंज, ठीक है। सैनी साहब मिल जाएंगे अभी। डिमांड और सप्लाई में क्या डिफरेंस है, वो सप्लाई का चैप्टर तो पढ़ा दो पहले। गिवन गुड्स अभी नहीं करा रहा भाई, गिवन गुड्स जब आएंगे तब कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। गिवन गुड्स वैसे अगली क्लास में आएगी। कुछ की टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। ये 4 तरीके के इफेक्ट हमारी जिंदगी से रिलेटेड है। कोई भी कॉमोडिटी हम खरीदते हैं कभी कभी इन चीजों पर डिपेंड करती है। देखा ना दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जमाना देखो, जमाना जमाना ऐसा होता है कि जब सब लोग सैमसंग का फोन खरीद रहे थे तो हमारा मन भी करता था भाई सैमसंग का फोन खरीदना है। जब सब लोग आईफोन खरीदते थे हमारा मन भी करता था आईफोन खरीदना है ना? जब सब लोग ब्लैकबेरी का फोन खरीदते थे हमारा मन भी था कि ब्लैकबेरी फोन खरीदना है। जब सब लोग साइकिल चला रहे थे हमारा मन भी था हमें भी साइकिल लेनी है ना? कभी कभी मन करता है कि जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसा ही हमें करना है। आपको एक और अंदर की बात बताता हूं, तुम्हारे घर के अंदर एलईडी टीवी होगा। एलईडी टीवी होता है ना, पतली पतला सा टीवी, है ना? और उससे पहले डब्बे वाले टीवी होते थे, डब्बा होता था बहुत बड़ा, वो टीवी होता था। पता है लोगों के घर में वो डब्बे वाले टीवी खराब भी नहीं हुए थे तब भी उन्होंने एलईडी टीवी लगवा लिए थे। क्यों लगवा लिए? लोगों को देखकर लगवा लिए। समझे? समझे ना? लोगों को देखकर लगवा लिए।
तो कभी कभी हम लोगों की कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। जब हम लोगों को कॉपी करते हैं ना दोस्तों, तो बोलते हैं कि हमारे ऊपर कॉपी करने के दो रीजन होते हैं। क्या मैं बोलूं, किसी को भी तुम कॉपी करते हो तो कॉपी करने के दो रीजन होते हैं। कॉपी क्यों कर रहे हो तुम किसी को, दो रीजन होते हैं। या तो तुम फैशनेबल बनने के लिए कॉपी कर रहे हो, भाई सबके पास आईफोन है मुझे भी आईफोन चाहिए, ठीक है ना, फैशन में आने के लिए, फैशनेबल बनने के लिए तुम कॉपी करते हो, ठीक है, ट्रेंड को कॉपी करते हो, ट्रेंड सेट हो रखा भैया, हम इसलिए कॉपी कर रहे हैं। या तुम इसलिए किसी को कॉपी कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर जेलेसी आ गई है, जेलेसी, जेलेस हो रहे हो, मतलब हिंदी में बोले तो चिढ़ गए हो, चिढ़ गए हो। अगर जेलेसी कब आती है पता है, यार उस पे आईफोन है मेरे पास क्यों नहीं है, इसलिए मैं आईफोन लूंगा। कई बार मन होता है ना, अरे उस पे भी आईफोन है मैं भी आईफोन लूंगा, नहीं कहते तो उस पे आईफोन है मेरे पास क्यों नहीं है मैं भी लूंगा, उस पे मर्सिडीज है मेरे पास क्यों नहीं है मैं भी लूंगा, बुआ का लड़का सीए कर रहा है मैं क्यों नहीं मैं भी करूंगा, ठीक है, समझ गए। तो जलन की वजह से कई बार, हां इसको बोल सकते हो जलन, जलन की वजह से भी हम कॉपी करते हैं। तो दोस्तों अब समझो मेरी बात को, मैं आपको यही कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आप देखो और बैंडवैगन इफेक्ट आप देखो, दोनों का मतलब होता है कॉपी करना। दोनों का मतलब क्या होता है, कॉपी करना। जिंदगी में कॉपी कर रहे हो, दोनों का मतलब कॉपी करना होता है, ठीक है, दोनों का मतलब कॉपी करना होता है। लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है इसका मतलब होता है देखा देखी। क्या, देखा देखी, मतलब तुमने दूसरे को देखा इसलिए तुम्हारे अंदर थोड़ी सी जलन आई और तुम उसको कॉपी करने के लिए किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा दिए हो। भाई तुम्हारे पास अमेरिकन साइकिल है मुझे भी चाहिए अमेरिकन साइकिल, चिढ़ रहे हो इसलिए चाहिए तुम्हें। और चिढ़े क्यों तुम, क्योंकि वो तुम्हें चिढ़ा कर गया। कैसे, नाम भी क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। वो तुम्हें डेमो देकर गया, देख मेरे पास रशियन साइकिल है, तेरे पास है क्या, तो कहता तेरे पास है मेरे पास भी होगी फिर तो मैं भी लूंगा, ठीक है। लेकिन तुम फैशनेबल बनने के लिए किसी को कॉपी कर रहे हो, जैसे कि इसको बोल दो भेड़ चाल। भेड़, भेड़ होता है ना वो शिप, ठीक है, जिसकी खाल से वो बनती है, ऊन बनती है, स्वेटर्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड भेड़ चाल। मतलब भेड़ में एक खास बात होती है दोस्तों, जहां पर एक भेड़ जा रहा होता है ना, झुंड के झुंड वहां जा रहे होते हैं, सारे भेड़ इसके पीछे ही जा रहे होते हैं, एक भेड़ के पीछे सारे जा रहे होते हैं, ये नहीं पता कहां जा रहे हैं, कोई जेलेसी वेलेसी नहीं है, एवं ही है, एक के पीछे सारे निकल दिए। तो जब तुम किसी कॉमोडिटी की डिमांड कॉपी करके बढ़ाते हो, तो कॉपी क्यों करते हो तुम, या तो चिढ़ रहे हो किसी से या तुम फैशनेबल बनने की कोशिश कर रहे हो। कई बार है ना, हाँ भाई अमिताभ बच्चन के जमाने की बात बताता हूं, अमिताभ बच्चन के जमाने में वो बेल बॉटम पैंट चलती थी, यानी बॉटम से वो बेल शेप्ड होती थी, बहुत चौड़ी होती थी नीचे पैर के पास से। आजकल कौन सी जींस चल रही है वो जो नीचे से पतली सी होती है ना। तो फैशनेबल बनने के चक्कर में सब लोग वैसा ही ले लेते हैं आजकल, है ना। तो इस बात को तुम समझते हुए चलोगे। तो सबसे पहले बैंडवैगन इफेक्ट आपको बताता हूं। बैंडवैगन इफेक्ट का मतलब होता है किसी को कॉपी करना, यानी किसी के पीछे पीछे जाना, जहां ये जा रहा है सब आंख बंद करके इसके पीछे चल दिए, भाई जैसा ये बोल रहा है सब इसके पीछे 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 निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज बैंडवैगन इफेक्ट। तो बैंडवैगन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक बार पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है लेवल, इट रेफर्स टू द लेवल टू विच डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड। ये एक ऐसा लेवल होता है जिसमें हम डिमांड बढ़ा देते हैं, क्यों, ड्यू टू द फैक्ट दैट अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी। इसलिए डिमांड बढ़ा दी है क्योंकि दूसरे लोग भी इसको खरीद रहे हैं। कहानी खत्म, कहानी खत्म, कि दूसरे लोग खरीद रहे हैं इसलिए मैं इसको खरीदूंगी। दूसरी लाल लिपस्टिक लगा रही है मैं भी लाल लिपस्टिक लगाऊंगी, दूसरी ड्रायर से बाल सीधे कर रही है तो मैं भी ड्रायर से बाल सीधे करूंगी, दूसरा बंदा जेल लगा रहा है तो मैं भी जेल लगाऊंगा। ये वो रीजन है, इसमें कोई जेलेसी फैक्टर नहीं है। और दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय जेम्स डूसनबेरी। कॉइंड को बोलते हैं, मतलब सबसे पहले कॉइंड किया था, स्टार्ट किया था इन्होंने कॉन्सेप्ट ये। तो ये कॉन्सेप्ट लोगों की डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। कैसी डिजायर,
जिसमें लोग किसी सामान को परचेज करना चाहते हैं, किस लिए? थोड़ा स्टाइलिश होने के लिए, फैशनेबल होने के लिए, ठीक है, और ये कंफर्म करने के लिए कि हां हम भी दूसरों से एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड मतलब जुड़े रहना, जुड़े रहना, ठीक है। हाँ हाँ, बुआ की लड़की मॉल में जाती है तो मैं भी मॉल में घूमने जाऊंगी, ठीक है, बस। समझे? दिस इज, और इसके ऊपर था एक चिढ़ने वाला फैक्टर, डेमोन्स्ट्रेशन फैक्टर, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन फैक्टर की एक खास बात है, पहले तो मैं इस चीज को ठीक करूं। ले जी, सॉरी 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 सॉरी, यहां पर आप एक बात सुनोगे, जो बैंड वैगन इफेक्ट है जेम्स ड्यूसेनबेरी ने नहीं दिया था भाई, ये कॉन्सेप्ट बाद में बनाया गया, इसका बंदे का नाम नहीं लिखा। और आपको अंदर की बात बताऊं तो ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट दिया था जेम्स ड्यूसेनबेरी ने, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं क्लैरिटी दे देता हूं। जेम्स ड्यूसेनबेरी ने ये वाला इफेक्ट दिया था, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट रेफर्स टू द डिजायर ऑफ द पीपल टू एम्युलेट। एम्युलेट का मतलब कॉपी करके इंक्रीज करना ही होता है, मॉड्यूल के अंदर इतनी मुश्किल लैंग्वेज यूज कर देते हैं। टू एम्युलेट द कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों के बिहेवियर से चिढ़कर आप किसी की डिमांड इंक्रीज कर रहे हो। एम्युलेट का मतलब यही होता है, दूसरों की वजह से। देखो ऐसा होता है, कई बार तुम किसी को फॉलो कर रहे होते हो, मतलब जैसा वो करेगा वैसा ही मैं करूंगा। किसी को फॉलो करना, किसी को फॉलो करना है तो तुम्हारे ऊपर बैंड वैगन इफेक्ट है, लेकिन तुम उसको फॉलो भी नहीं कर रहे, तुम उससे चिढ़ रहे हो। जो वो कर रहा है तुम उस वजह से वही कर रहे हो उसके जैसा, है ना, इस्त्रे आलम। तो आपके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आ गया। ओके चलो जी, ये होता है ना वो यार, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पता है कहां होता है? आपको बताता हूं और असली बात बताऊं, ये है रियल जिंदगी। रियल जिंदगी में पॉजिटिव लोग होते हैं, जैसा दूसरे कर रहे होते हैं वो वैसा कर लेते हैं। बैंड वैगन इफेक्ट आ जाता है हर्षित शर्मा, तो वो डिमांड बढ़ा देते हैं। और ये है वो कहानी घर घर की के जो नाटक चलते हैं ना टीवी के अंदर, सोनी टीवी पे, जी टीवी पे आते हैं, वो उसमें एक बहू होती है, वो जो जैसा नेकलेस दूसरे घर की बहू ने पहना है वैसा ही मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैं उससे चिढ़ रही हूं, उसके पास कैसे आ गया, मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है, वो वाला। वो अच्छा उसने वो वाली बनारसी साड़ी पहनी थी, अरे मेरे पास भी बनारसी साड़ी होनी चाहिए, अब चिढ़ के किया है। तो डिफरेंस कृष्ण मिश्रा ये बन रहा है कि आप सिमिलैरिटी सुन लो, दोनों का मतलब कॉपी करना है। डिफरेंस ये है, एक में तुम फैशनेबल बनने के लिए डिमांड कर रहे हो और एक में तुम चिढ़कर डिमांड बढ़ा रहे हो, राइट। हाँ वो अनुपमा बता दिया, अच्छा साहिल भाई देखते हो क्या है? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना, ड्रामा सीरियल होते हैं। चलो जी 4 इफेक्ट बताने थे मुझे, मैं आपको 2 बता चुका हूं, अब आएंगे स्नोब पे और वेबलिन पे, ठीक है। स्नोब और वेबलिन दोनों के बारे में बताता हूं, दोनों ही कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन है। दोनों ही क्या है? कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन। कॉन्स्पिकुअस क्या होता है भाई? कॉन्स्पिकुअस होता है भोग विलास की वस्तुएं। भोग विलास मतलब एक्सपेंसिव, जो भी एक्सपेंसिव आइटम होता है उनके बारे में बात हो रही है यहां पर, ठीक है। एक्सपेंसिव गुड्स के रिलेटेड है वेबलिन और स्नोब। अब सुनो जी, ये है आज का बंदा। स्नोब इफेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो भाई, इधर देख लो भाई साहब, फैशन में चल रही है ये वाली टी शर्ट, ठीक है। ये भाई हीरो है, ये कहता है इसकी ऐसी कम तैसी, मुझे ये चाहिए। यानी ये दूसरों से अलग दिखाएगा अपने आप को। जब तुम दूसरों से अपने आप को अलग दिखाओ तो तुम किसी और चीज की डिमांड को बढ़ा देते हो। कहते हैं अबे सबके पास सैमसंग है, अपन आईफोन लेगा। अबे सबके पास स्पोर्ट्स बाइक है, अपन बुलेट बाइक लेगा। अबे सबके पास लाल लिपस्टिक है, अपन हरी लिपस्टिक लगाएगी। अरे सब जेल लगाते हैं, अपन बाल में वैक्स लगाएगा। जब तुम दूसरों से डिफरेंट होने की कोशिश करो तो तुम किसी अलग चीज की डिमांड बढ़ा देते हो। नहीं, जब तुम किसी अलग चीज की डिमांड बढ़ा दो, दूसरों से यूनिक लगने की कोशिश करो, तो सोचो कि तुम्हारे ऊपर स्नोब इफेक्ट आ गया है। स्नोब इफेक्ट, तो स्नोब इफेक्ट में तुम दूसरों से एक्सक्लूसिव लगने की कोशिश करते हो, दूसरों से डिफरेंट लगने की कोशिश करते हो, दूसरों से डिसएसोसिएट होते हो, मतलब दूसरों से दूर हो जाते हो, है ना। तुम कॉमन हर्ड से दूर होते हो। कॉमन हर्ड का मतलब क्या होता है? कॉमन हर्ड झुंड, झुंड होता है ना, जो झुंड,
झुंड से दूर हो जाते हो, समझे? तो तुम झुंड से दूर होने की कोशिश करते हो, समझ रहे हो? तो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ प्रोडक्ट बिकम्स कॉमन अमंग ऑल, जब एक चीज सबके बीच में कॉमन हो जाती है, सबके पास एंड्रॉइड फोन है, तो सम पीपल डिक्रीज द डिमांड ऑफ एंड्रॉइड फोन, है ना, या फिर ऑल टुगेदर स्टॉप इट्स कंजम्पशन। कुछ लोग होते हैं उसको खरीदना ही बंद कर देते हैं, अबे हटा, ऐसी कम तैसी करा, हमें नहीं चाहिए भैया। तो ये एक ऐसा लेवल होता है जब तुम किसी कॉमोडिटी की डिमांड इसलिए खत्म कर देते हो क्योंकि दूसरों के पास भी है वो, समझे? ये बिल्कुल ही अपोजिट है बैंड वैगन इफेक्ट का। तो वी रेफर्स टू द एक्सटेंट, इसका मतलब एक ऐसा लेवल है टू विच द डिमांड फॉर अ कंज्यूमर गुड इज डिक्रीज्ड, सामान की डिमांड कम हो जाती है। क्यों? ओइंग टू द फैक्ट, ये जानकर दैट अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम चीज, सेम कॉमोडिटी, दूसरे भी ये ले रहे हैं विशाल कुमार, इसलिए मैं नहीं लूंगा। हाँ विक्की कुमार, यही आएगा। दूसरे के, अबे उसके पास है, हटा सावन की घटा, ये तो चाहिए ही नहीं, अबे उस पे है, मैं लूंगा ही नहीं, हटा। तो ये वाली जब फील आती है तो दिस फील इज कॉल्ड स्नोब इफेक्ट। अब देखो दोस्तों, जब तुम दूसरों से हटकर चलते हो तो ये वाली बात आ गई। अब मैं आ गई, मैं तुम्हारे अंदर, अगर तुम्हारे अंदर मैं आ गई, अहंकार आ गया, क्या आ गया? मैं, भाई मैं स्टेटस सेट करूंगा, मतलब मैं हूं पहला बंदा, जैसा मैं करूंगा कुछ नया, मैं लुई विटोन, गुची, अरमानी, प्राडा, इन ब्रांड के कपड़े पहनूंगा, बहुत स्टाइलिश हो जाऊंगा, रोलेक्स की घड़ी मेरे हाथ में होगी। हाँ हाँ, मतलब तुम यार बिल्कुल ही स्टेटस अपना सेट करना चाह रहे हो मार्केट में, तो तुम्हारे ऊपर बोलेंगे वेबलेन इफेक्ट आ गया। कौन सा इफेक्ट? वेबलेन इफेक्ट। तो जब कोई बंदा हाईली प्राइस्ड गुड्स कंज्यूम करने लग जाए, किस लिए? सिर्फ स्टेटस के लिए, और ये अमीर लोग करते हैं बेसिकली, टू सेटिस्फाई देयर नीड फॉर कॉन्सिपिकुअस कंजम्पशन। कॉन्सिपिकुअस कंजम्पशन मतलब वही एक्सपेंसिव आइटम का कंजम्पशन सेटिस्फाई करने के लिए। दिस इज कॉल्ड कि उनके ऊपर कोई वेबलेन इफेक्ट आ गया। और ये इफेक्ट एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने दिया था जिनका नाम थॉर्स्टेन वेबलेन है। जैसे कि बहुत एक्सपेंसिव कार लेना, बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी लेना, ठीक है, जैसे कि अभी ये एग्जांपल भी है, लुई विटॉन, रोलेक्स है, हम्स है, शनैल है, गुची है, एटसेट्रा एटसेट्रा, 5-6 एग्जांपल भी दिए हुए हैं, ठीक है जी, आपके लिए। हाँ, ये फोटो में भी आ गया था, चलो ठीक है, समझ गए ना इस चीज को। तो अब एक बार डिस्टिंग्विश हो जाए, ठीक है ना, बच्चा बोलेगा सर एक बार ही ना क्विक डिफरेंस बता दो कि स्नोब इफेक्ट और वेबलेन इफेक्ट एक जैसे लग रहे हैं। तो राजे दोनों में डिफरेंस है, स्नोब अलग चीज है, वेबलेन अलग चीज है। देखो, स्नोब का मतलब यह है कि आप दूसरों, रीजन अलग है, मतलब रीजन अलग है, आप दूसरों की वजह से कोई सामान नहीं खरीद रहे, तुम यूनिक होने की कोशिश कर रहे हो। जो यूनिक होने की कोशिश करता है वो बंदा अलग ही चीज परचेज करता है, तो बोलते हैं उसके ऊपर स्नोब इफेक्ट आ गया। लेकिन तुम यार देख रहे हो जो माल महंगा है, जिसका रेट महंगा है, अपन वो ही लेंगे। मतलब घड़ी तो तुम सोनाटा की भी ले सकते थे, टाइटन की भी ले सकते थे, मैक्सिमा की भी ले सकते थे, फास्ट ट्रैक की भी ले सकते थे, है ना। आजकल तो आईफोन की भी घड़ी है, एप्पल की भी है, सैमसंग की भी है, बहुत सारी घड़ियां ले सकते थे भाई, बोट की घड़ी ले सकते थे ना। लेकिन तुमने जानबूझकर देखा कि महंगी घड़ी रोलेक्स की है भाई, वही लेनी है। तो जब तुम प्राइस के हिसाब से काम कर रहे हो तो सोचो तुम्हारे ऊपर वेबलेन इफेक्ट आ गया। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू, यानी स्नोब इफेक्ट और वेबलेन इफेक्ट में डिस्टिंक्शन यानी डिफरेंस ये है कि फॉर्मर इज द फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स। फॉर्मर का मतलब पहले वाला मतलब स्नोब इफेक्ट। तो स्नोब इफेक्ट दूसरों के कंजम्पशन से रिलेटेड है, दूसरे कर रहे हैं तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। एंड द लेटर मतलब बाद वाला, यानी वेबलेन इफेक्ट, पहले ये लिखा है ये फॉर्मर, बाद में ये लिखा है ये वेबलेन। तो लेटर इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, बाद वाला प्राइस का फंक्शन है, जिसका रेट महंगा है मैं वही लूंगा, जिसका रेट महंगा है मैं वही लूंगा। लेकिन दोनों के अंदर ही महंगा माल खरीदा जाता है, ये मेरी बात समझ लो, समझ रहे हो? ओके। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे जमाने ने महंगा महंगा सामान लिया हुआ है तो मैं सबसे सस्ता सामान लाके खड़ा हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। अच्छा भाई, भानुशाली हर्ष बोल रहा है पहले खानदान में मैं पहला सीए बनूंगा, फिर मेरे ऊपर वेबलेन इफेक्ट आएगा। वाह भाई वाह, ठीक है। नहीं आलम साहब कुछ नहीं करना अभी।
अब कमल पूछ रहे हैं मॉड्यूल में कहां से है, रुक जा भाई ठंड रख ले थोड़ी सी, बता दूंगा। ये मैं तुम्हें बेसिक बेसिक आइटम बता चुका हूं। अब मुझे दोस्तों आपको बताना है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड। डिमांड के बारे में बात चल रही है, मैं आपको बताता हूं किस रीजन की वजह से डिमांड कभी इंक्रीज हो सकती है और कभी डिक्रीज हो सकती है। ये बातें पढ़नी है हमें। कभी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, कभी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। रीजन क्या है, ऐसे कितने पॉसिबल रीजन है जो डिमांड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ये पॉसिबल रीजन पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो पहला रीजन तो तुम्हें पता ही है, प्राइस होता है। क्या होता है, प्राइस होता है। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे ही किसी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो नॉर्मली उसकी डिमांड कम हो जाती है, किसी का प्राइस कम होता है तो नॉर्मली उसकी डिमांड बढ़ जाती है। होता है ना ऐसा, होता है ना भैया, ऐसा होता है नहीं होता? हां जी ऐसा होता है। प्राइस से अगर मैं डिमांड को कनेक्ट करके देखूं तो ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्स का मतलब उल्टे उल्टे रिलेटेड है। इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है, कुछ भी बोल दो, राइट? ओके। लेकिन दोस्तों एक ये पॉइंट है जिससे डिमांड ऊपर नीचे हो जाती है। दूसरा पॉइंट सुन लो, इसे बोलते हैं प्राइस ऑफ ऑन गुड। प्राइस ऑफ ऑन गुड यानी खुद कॉमोडिटी का प्राइस। लेकिन जब मैं बात करूं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की, तो आप पूछोगे रिलेटेड गुड्स क्या होती है? भाई रिलेटेड गुड्स वो गुड्स होती है जिनका आपस में कोई लेन देन हो। जैसे कि इधर आ जाओ, चुपचाप से आ जाओ, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। ये जब मैंने टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ाए थे तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये रिलेटेड गुड्स हैं। देखो जी, मैं तुमसे बोलूं कार और पेट्रोल कोई लेन देन है, तुम कहोगे हाँ एक साथ यूज होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। मैं तुमसे कहूं पेप्सी और कोक कोई लेन देन है, तुम कहोगे सब्स्टिट्यूट गुड्स है। लेकिन मैं बोलूं घड़ी और बाल, घड़ी और बाल का क्या लेन देन है भाई? ठीक है। मैं बोलूं कैमरा और पेन, इनका क्या लेन देन है? तो कुछ गुड्स आपस में रिलेटेड नहीं होती, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं रिलेटेड गुड्स की। रिलेटेड गुड्स वो होती है जिसमें एक का प्राइस दूसरे की डिमांड को बदल दे, यानी एक का प्राइस बदले तो दूसरे की डिमांड भी बदल जाए। तो दोस्तों रिलेटेड गुड्स दो तरीके की होती है, एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स, और जब कोई तुम्हें दे देता है कॉम्प्लीमेंट्स, इसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब वैसे तारीफ होता है, लेकिन इको में नहीं होता, इको में तारीफ नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड में बोलते हैं एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाएगी, और इसका उल्टा भी पॉसिबल है। इसमें बोलते हैं एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, और उल्टा भी पॉसिबल है, राइट? ये मैं लिखा हुआ दिखाना चाहता हूं आपको, क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूं आपको टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, और आपको ये फैक्टर्स सबसे पहला पढ़ना है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बोलते हैं कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाएगा डिमांड बढ़ जाती है। नॉर्मली ऐसा होता है नहीं होता? नॉर्मली ऐसा होता है। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करेंगे तो दो कैटेगरी आएगी, एक आएगी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की और दूसरी आएगी सब्स्टिट्यूट गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे चीनी और चाय, भाई चाय में चीनी डलेगी ना, और दूसरी टी एंड कॉफी, राइट? चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस अफेक्ट करता है इनवर्सली, और सब्स्टिट्यूट गुड में प्राइस अफेक्ट करता है डायरेक्टली, पॉजिटिवली, है ना? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स इंपैक्ट हो जाता है और सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट इंपैक्ट हो जाता है। ओके, सॉर्टेड है। थर्ड नंबर का पॉइंट है तुम्हारे पास इनकम। इनकम दोस्तों, इनकम को अभी तुम डिस्पोजेबल इनकम भी बोल लो। नेशनल इनकम वाला चैप्टर आएगा ना, उसमें बताऊंगा डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। मतलब अभी बता दूं क्या? हाँ चलो बताए तो। देखो जी, तुमने 100 रुपए कमाए, सरकार को 5 का टैक्स दे दिया, तो कितने रुपए खर्च कर सकते हो? 95। तो जितने रुपए तुम खर्च कर सकते हो वो तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम होती है। तो हमें टोटल इनकम की तो कभी बात ही नहीं करनी चाहिए। टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा वो पैसा डिस्पोजेबल इनकम है, तो हम उसकी बात करते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल गुड्स की बात करेंगे और हम बात करेंगे इंफीरियर गुड्स की। नॉर्मल और इंफीरियर। अभी तुमने पढ़ा था ना कि अगर इनकम इंक्रीज हो जाएगी, अगर इनकम इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, तो जनरली डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। बाबा ये मैं लिख रहा हूं, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा, इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन अगर तुम डिस्टिंग्विश करके बताओगे कि एक भाई इंफीरियर गुड्स भी होती है, यहां पर क्या होता है
कि इनकम के बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है, यानी जितने तुम अमीर होते जाओगे घटिया चीजों को कम खाओगे। इंफीरियर गुड्स का मतलब घटिया माल, घटिया माल कम खाओगे ना भाई, ठीक है। हाँ वेदांत भाई, घटिया माल कम खाओगे, सॉर्टेड है। और अंदर की बातें बताता हूं दोस्तों, नॉर्मल के तराने छेड़ता हूं। नॉर्मल गुड्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होती है नेसेसिटीज, जैसे कि एसेंशियल गुड्स, जिसके बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते, खाना हो गया, दवाइयां भी हो गई, ऑक्सीजन भी हो गई, पानी भी हो गया, ये नेसेसिटीज गुड्स हैं। एक होते हैं फिर लग्जरी आइटम्स, मतलब स्टाइल मारने की चीजें। लग्जरी आइटम्स की बात बताऊं तो वो जो तुम स्नोब और वेबलिन वाली चीजें थी, वो सारी लग्जरी आइटम्स थी, ठीक है। मतलब ये चीजें हैं पूरी हवाबाजी करने के लिए। अब इनके बिना तुम जिंदा रह सकते हो, इनके बिना जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन जैसे जैसे हम अमीर होते हैं ना, अमीर होते हैं तो हम इसको भी ज्यादा खरीदते हैं और इसको भी ज्यादा खरीदते हैं, ठीक है। इसको भी ज्यादा खरीदते हैं, इसको भी ज्यादा खरीदते हैं। तो जो मॉड्यूल में दिया हुआ है विशाल, डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो तुम खर्च कर सकते हो, जितने भी तुम इनकम अर्न करते हो उसमें से। जैसे कि मान लो तुमने इनकम अर्न की 100 रुपया, 5 रुपया सरकार को टैक्स दे दिया, कितनी इनकम बची तुम्हारे पास? 95। इसको खर्च करो या सेव करो, तुम्हारी मर्जी, ये डिस्पोजेबल इनकम है, समझे। तो इसकी ही बात करते हैं। इसका क्या करना भाई, इसमें से तो थोड़ा बहुत टैक्स जाएगा ही जाएगा, और जीरो टैक्स जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनके बारे में बात करेंगे कि डिमांड इनको कैसे अफेक्ट, मतलब डिमांड कैसे बदलती है। तो सबसे पहले बात करेंगे एसेंशियल गुड्स की। एसेंशियल मतलब नेसेसिटी गुड्स, जैसे कि बात कर लो पानी हो गया, फूड हो गया, मेडिसिन हो गई, इनके बिना नहीं रह सकते ना, एटसेट्रा। इनकी बात कर लो। तो बोलते हैं दोस्तों, जब हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज इन इनकम, तो इनकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस प्रोपोर्शन में हमारी इंक्रीज होगी इनकम, उसी प्रोपोर्शन में इनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। मान लो किसी की इनकम 100 रुपए है और वो 5 रोटी खाता है, 200 रुपए इनकम होने पे वो 10 रोटी नहीं खाएगा, है ना। वो रोटी तो उतनी खाएगा, हद से हद 6 कर देगा रोटी, समझ रहे हो। तो जो तुम्हारी एसेंशियल चीजें होती हैं, जिस स्पीड से तुम्हारी इनकम बढ़ती है, उस स्पीड से तुम उसकी डिमांड नहीं बढ़ाते, इस बात को समझना। तो एसेंशियल गुड्स की डिमांड इनकम की स्पीड से कम स्पीड में इंक्रीज होती है। तो लाइन लिखी हुई है, इंक्रीज इन डिमांड विल बी लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम। जिस प्रोपोर्शन में, जिस रेशो में इनकम बढ़ेगी, उस रेशो में इसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, लेकिन डिमांड तो बढ़ेगी ना। अगर तुमने कभी पढ़ा हो, ठीक है, हाँ भैया मेरे मतलब मेरी इनकम 5 गुना हो गई तो 5 गुना खाना नहीं खाऊंगा मैं, समझे ना। ओके, एक पॉइंट और दिया हुआ है, ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है। भाई साहब देखो, गुड्स दो तरीके की होती है। जो सिंगल यूज गुड्स होती है, मतलब एक बार यूज करके कहानी खत्म, उनको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जो बार बार इस्तेमाल में आए, जैसे कि घड़ी है, कपड़े हैं, चश्मा है, कैमरा है, पंखा है, ये बार बार इस्तेमाल में आते हैं। पेन होता है, बार बार इस्तेमाल में आता है। एक बार क्या यूज में आता है? एक बार यूज में आता है खाना, आता है ना खाना, खाना खाया खत्म, अब कहां है वो, ठीक है, अब तो दूसरा खाना आएगा। समोसा एक बार यूज में आया, कहानी खत्म, है ना। तो आप मेरी बात समझो, जब हम अमीर होते रहते हैं तो जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती है, यानी जो वन सिंगल यूज गुड्स हैं, वो साइड में हो जाती है। क्या हो जाती है? साइड में हो जाती है। और हम ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड बढ़ाते रहते हैं। मतलब साइड में क्या हो जाती है, मतलब क्या उसकी डिमांड कम कर देंगे? नहीं नहीं, उनके बारे में सोचेंगे नहीं यार। जब तुम इतने अमीर हो जाओगे कि तुम मर्सिडीज खरीद सकते हो, बीएमडब्ल्यू खरीद सकते हो, लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हो, तो तुम क्या पेट्रोल के बारे में सोचोगे क्या? है ना। पेट्रोल तो वन टाइम यूज है, अभी खत्म हो गया तो दूसरा नया लेना पड़ेगा। लैम्बोर्गिनी थोड़ी बार बार लोगे, लैम्बोर्गिनी बार बार थोड़ी लोगे। तो कहने का मतलब यह है कि एज पीपल बिकम रिचर, जैसे जैसे लोग रिच होते हैं, अमीर होते हैं, देयर इज रिलेटिव डिक्लाइन इन द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जो वन टाइम यूज गुड्स होती हैं, इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है और इंक्रीज हो जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। अब तुम अमीर हो गए हो, तुम्हारे लिए यह मैटर करता है कि तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है, तुम्हारे लिए यह मैटर नहीं करता तुम्हारे पास पेट्रोल कितना है, समझे। वो तो फिर छोटी सी चीज होगी ना, साइड रखो उसको, वो तो इतनी सी चीज हो गई, साइड रखो उसको, समझे। जैसे कि निकेतन ने बोल दिया टिश्यू पेपर, हाँ टिश्यू पेपर हो गई भाई तुम्हारी, है ना, सिंगल टाइम यूज गुड्स। ठीक है जी। और बताऊं, लग्जरी आइटम्स के बारे में बोला है,
जो लग्जरी होती है चीजें, लग्जरी को तुम प्रेस्टीज गुड्स भी बोल सकते हो, कहते हैं एक हद पार करने के बाद, अमीरी की एक हद पार करने के बाद तुम इनके बारे में सोचते हो। मतलब क्या यार, किसी बंदे की इनकम 100 रुपया है, उसकी इनकम 101 हो गई है, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो वो क्या अब मर्सिडीज खरीद लेगा? नहीं नहीं भाई, चलो उसकी इनकम और बढ़ गई, 105 हो गई, अब मर्सिडीज खरीद लेगा क्या? चलो यार और बढ़ गई, 220 हो गई, अब मर्सिडीज खरीद लेगा क्या? नहीं नहीं राजे, लग्जरी आइटम खरीदने के लिए आपको एक सर्टेन लेवल तक अमीर होना पड़ेगा। पहले तुम करोड़पति हो जाओ, करोड़पति होने के बाद सोच पाओगे रॉयल्स रॉयल्स के बारे में, है ना? वो कह रहा कि मैं गोल्ड का टॉयलेट बनवा दूंगा, ठीक है भाई बनवा दे गोल्ड का टॉयलेट, लेकिन एक लेवल के बाद तुम सोच पाओगे। तो लग्जरी आइटम्स के बारे में बोला जाता है डिमांड इंक्रीजेस बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, एंड कीप राइजिंग एज इनकम इंक्रीजेस। यानी जब तुम एक सर्टेन लेवल तक अमीर हो जाते हो तब ही इन चीजों की डिमांड कर पाते हो, और फिर उसके बाद इसकी डिमांड बढ़ती रहती है जैसे जैसे तुम और अमीर होते जाओगे, और अमीर और डिमांड, और अमीर और डिमांड, समझे? तो ये इनकम का फैक्टर था। मैंने बताया आपको कि फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड बढ़ रहे हैं, उसमें इनकम का फैक्टर हो गया। देखो दोबारा बताया हूं धीरे धीरे करके, डिमांड को बदलने वाले फैक्टर, पहला प्राइस, दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चलो जी, तीसरा इनकम, चौथा आ जाएगा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, बस ये वाला पॉइंट, मतलब इसके फैक्टर्स कराने के बाद क्लास खत्म करूंगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब पसंद, तुम किसको पसंद करते हो, जिस चीज को तुम पसंद करते हो उसकी डिमांड बढ़ाओगे ना, उसकी डिमांड बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप मेरी बात सुनो यार, डिमांड किस चीज की बढ़नी चाहिए? जिसको तुम पसंद करते हो उसकी डिमांड बढ़ती है भाई। जैसे कि तुम्हें डेयरी मिल्क की चॉकलेट पसंद है तो तुम उसकी डिमांड बढ़ा दोगे। पसंद तुम्हें कोई चीज क्यों आती है वो डिपेंड करता है। कभी कभी हमें कोई चीज इसलिए पसंद आती है क्योंकि दूसरे भी उसको यूज कर रहे हैं। कभी कभी हमें कोई चीज इसलिए पसंद आती है क्योंकि कोई मुझे चिढ़ा कर गया, देख मेरे पास ये है। या कभी कभी हमें कोई चीज इसलिए पसंद आती है क्योंकि हम देखते हैं अबे किसी पे नहीं है ये तो मेरे पास होनी चाहिए। तो पसंद आने के बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। तुम्हें कभी कभी फैशनेबल बनना होता है इसलिए तुम मोबाइल फोन खरीदते हो, है ना, इसलिए फिर वो इंस्टा पे बढ़िया बढ़िया वाली रील चल रही होती है, स्टोरी चल रही होती है, हाई एक्सपेंसिव ड्रेस चल रही होती है ना। तो टेस्ट की वजह से भी तुम्हारी डिमांड बदल जाती है। मॉडर्न और फैशनेबल गुड्स की डिमांड बढ़ने लगती है टेस्ट की वजह से। जब जैसे जैसे जमाना बदलता है बंदे उसकी डिमांड बदल देते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट भी होते हैं डिमांड को प्रभावित करने वाले, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन, बैंडवैगन, स्नोब, है ना, और वेबलन इफेक्ट, ये भी डिमांड को बदलवा देते हैं। तो जो बच्चा पूछ रहा था कि ये मैंने क्यों पढ़ा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाले पॉइंट के अंदर लिखे हैं इसलिए पढ़ाए हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको, ये लो जी, ये रहा, ठीक है जी। ये सभी इफेक्ट इसलिए बढ़ाए थे कि इनकी वजह से भी डिमांड बदल जाती है, ठीक है। 5-10 मिनट की क्लास बची हुई है, यहां ब्रेक लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला भाई, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। अगर मुझे पता लग गया कि कल की तारीख में मान लो भाई, आज तारीख क्या है, आज तारीख 3 मई है, ठीक है। कल 4 तारीख को पेट्रोल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, मुझे पता लग गया अगर, तो मैं आज अपनी बाइक की टंकी फुल करा लूंगा, बाइक टैंक फुल करा लूंगा। इसका मतलब ये पेट्रोल की डिमांड बढ़ा दूंगा। कभी कभी मुझे ये आइडिया हो जाता है कि कल माल महंगा होएगा, तो मैं आज उसको खरीद के रख लेता हूं। भाई कल महंगा हो जाएगा तो कल कौन खरीदेगा, आज ही खरीद लेना, तो अपन आज ही खरीद लेते हैं, समझे। तो दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन। दोस्तों देखो, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस भी हो सकती है, इनकम भी हो सकती है, और सप्लाई के बारे में भी हो सकता है, कुछ भी उसकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। अगर उसकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है कि भैया कल प्राइस बढ़ जाएगा और उसको पता है, तो वो डिमांड आज बढ़ा लेगा। लेकिन अगर उसको कुछ नेगेटिव लगता है, नेगेटिव का मतलब ये कि कल ही माल सस्ता होगा,
तो प्रेजेंट के बारे में नेगेटिव लग रहा है, तो कल माल सस्ता होगा तो वो आज खरीदेगा ही नहीं उसको, आज उसकी डिमांड रिड्यूस करेगा। ठीक है, और अगर उसको लगता है कि कल सेल स्टार्ट हो जाएगी, कल से डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो यार वो आज नहीं खरीदेगा, आज करंट डिमांड कम कर देगा, कल ही खरीदेगा। आज नहीं खरीदेगा, कब खरीदेगा? कल खरीदेगा। अगर उसको लगता है कि आज उसकी इनकम कम है, कल उसकी इनकम बढ़ जाएगी, तो कल इनकम बढ़ जाएगी तो वो कल ही डिमांड बढ़ाएगा। समझे? जैसे कि शेयर मार्केट में बहुत होता है, कृष मिश्रा बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा बंदे ताक में बैठे होते हैं, अबे मुझे लगता है कि इस कंपनी को नुकसान होने वाला है, इसके शेयर प्राइस सस्ते हो जाएंगे, लेकिन ये कंपनी अच्छी है, तो जब सस्ते हो जाएंगे तभी इसकी डिमांड करेंगे, है ना? तो कशिश भाई, अगर मुझे पता लगा, फॉर एग्जाम्पल यही सोच के चलो तुम, कि फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस बढ़ जाएगा तो वो कल महंगी हो जाएगी, तो मैं कल क्यों खरीदूंगा इसको यार? कल क्यों खरीदूंगा? अभी प्रेजेंट में खरीद लेना इसको, प्रेजेंट में इसकी डिमांड बढ़ा दे तो करंट में डिमांड बढ़ा देते हैं फ्यूचर प्राइस बढ़ने की वजह से, इतना मान के चल लो। ठीक है जी, कितने फैक्टर हो गए? 5 फैक्टर हो गए, और कुछ अदर फैक्टर्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि पॉपुलेशन साइज, एज डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी, और वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो डिमांड को बदल देते हैं। डिमांड को बदलने वाले ये सब फैक्टर्स मॉड्यूल के हिसाब से आपको पढ़ने हैं। एक बार छोटा छोटा करके ये बता देता हूं, ठीक है? इतना ही पढ़ना है आपको। देखो दोस्तों, ये पॉपुलेशन साइज कहते हैं जब किसी देश में जनसंख्या बढ़ जाती है, पॉपुलेशन साइज बढ़ जाती है, तो ज्यादा बंदे हैं तो डिमांड भी ज्यादा होगी, तो पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है जी, अब आ जाओ एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन की एज। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप देखोगे कि किस उम्र के लोग रहते हैं कहीं पर, तो भाई अगर तुम देखोगे कि कहीं पर भाई ओल्ड एज वाले लोग रहते हैं, भाई जिनकी उम्र ज्यादा है, तो यहां किस चीज की डिमांड होगी बताना? जहां पर बूढ़े लोग ज्यादा रहते हैं, कोई इलाका हो, कोई देश हो, कहीं की भी बात हो, आपको पता लग गया कि यहां पर बूढ़े लोग ज्यादा है। मान लो तुमने कहीं दुकान खोली है किसी इलाके में और तुम्हें पता लग गया कि इस इलाके के अंदर बूढ़े लोग ज्यादा हैं, तो तुम किस चीज की डिमांड ज्यादा कर दोगे? मतलब आपको आइडिया हो जाएगा कि यार यहां पर बूढ़े लोग ज्यादा हैं, तो उनके पास स्टिक होती है, स्टिक की डिमांड बढ़ जाएगी, वो डंडे से मारते हैं ना। ठीक है, अच्छा वो बोल रहा है हॉस्पिटल की डिमांड बढ़ जाएगी, मेडिसिन की डिमांड बढ़ जाएगी, चश्मों की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब जो चीजें बेसिकली ये लोग यूज करते हैं उन चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना? चलो जी बात कर लो, अगर तुम्हें पता लग गया कि कहीं पर छोटे छोटे बच्चे ज्यादा हैं, तो बच्चे ज्यादा हैं तो किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? भाई बच्चे ज्यादा है तो खिलौनों की डिमांड बढ़ जाएगी। कोई साइकिल चलाना नहीं पसंद करता है, इसकी भी डिमांड बढ़ सकती है। बेबी ऑयल, बेबी सॉप, है ना, इनकी डिमांड बढ़, चड्डी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्या एग्जाम्पल दिया है मेरी जान, ठीक है? ओके, है जैसे मैं बोलूं कहीं पर मेल ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है, फीमेल, तो किसकी डिमांड बढ़नी चाहिए? भाई फीमेल ज्यादा है, लड़कियां ज्यादा है, तो वहां पर लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, मेकअप आइटम्स की डिमांड बढ़ जाएगी। और जहां लड़के ज्यादा है तुम जानते ही हो, है ना? तो मतलब एज के हिसाब से भी होता है। ठीक है, तो किस किस चीज की डिमांड बढ़ने वाली है? यंगस्टर ज्यादा है, मान लो यंगस्टर ज्यादा है, पिज्जा, जंक फूड ये सब खा रहे हैं आजकल, कुछ लोग हेल्थियर फूड भी खा रहे हैं, जिम की डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, हाँ बिल्कुल समझते हो तुम लोग। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्ट करता है। नेशनल इनकम का जो पॉइंट लिखा है ना मॉड्यूल में, वो देखो कैसे लिखा है, वो देखो दोस्तों ऐसे लिखा है, जिस देश की टोटल इनकम ज्यादा होगी, देश की टोटल इनकम तो नेशनल इनकम है ना, तो नेशनल इनकम ज्यादा है तो वहां के लोगों की टोटल डिमांड भी ज्यादा है, और नेशनल इनकम कम है तो टोटल डिमांड भी कम है। ये तो एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। क्या दिया हुआ है? नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इस वर्ड को समझना जरा दोस्तों क्या होता है। देखो जी, किसी देश में नेशनल इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवन मतलब थोड़ा इक्वल, सब लोगों की इनकम लगभग बराबर है। किसी देश में नेशनल इनकम थोड़ा अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इनकम थोड़ी अनइक्वल है। ठीक है, अब यह समझने से, इसमें मॉड्यूल में बोला हुआ है जिस देश में लोगों की इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है वहां डिमांड ज्यादा होगी हर एक चीज की,
जहां अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है वहां डिमांड कम होगी हर एक चीज की। लेकिन दोस्तों इसको समझाने के लिए एक पॉइंट बोला हुआ है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मॉड्यूल पढ़ोगे तो वहां पर एक वर्ड मिलता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या होता है? ये होता है आप एक तरीके का मान सको कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हो, यानी परसेंटेज ऑफ इनकम दैट यू वांट टू स्पेंड। इसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब प्रोपेंसिटी का मतलब मान लो आदत, तुम्हारा कितना खर्चा करने की आदत है। कंज्यूम करना मतलब खर्चा करना। एपीसी एमपीसी से अभी रिलेट मत करो, इसका चैप्टर भी आएगा, चैप्टर नंबर 6 में, तब डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी उतना पढ़ा रहा हूं जितना जानने की जरूरत है इसको, ठीक है। जैसे कि मान लो यार, अमीर और गरीब के बारे में बात बोली हुई है। एक रिच आदमी है तुम्हारे जैसा जिसकी इनकम है 100 करोड़, एक पुअर आदमी है मेरे जैसा जिसकी इनकम है 100 रुपए। तो यार ये 100 करोड़ वाला बंदा डेली 1 करोड़ रुपया खर्च कर देता है। डेली इनकम इसकी 100 करोड़ है, डेली की इनकम बात कर रहा हूं। ये डेली 1 करोड़ खर्च कर देता है मौज मारने में। तो अपनी इनकम का कितना परसेंट ये खर्च करता है? अपनी इनकम का 1% ये खर्च करता है। तो इसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी हो गई? 1%। लेकिन राज्य मेरी इनकम 100 रुपए है, मेरा खाना ही 95 का आता है, भाई मैं इतना तो खर्च करूंगा, करोड़ों नहीं खर्च कर सकता। तो आपको दिख रहा है कि मैं 95% अपनी इनकम खर्च कर देता हूं, तो मेरी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 95% है। तो जो रिच होते हैं ना, उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती है, और जो पुअर होते हैं उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जितना भी ये पैसा कमाते हैं, ज्यादातर पैसा परसेंटेज, ज्यादा परसेंटेज इनकी खर्च हो जाती है। और जितना ये पैसा कमाते हैं, ये तो बहुत ज्यादा कमाते हैं ना, तो इनकी कम परसेंटेज खर्च होती है। क्योंकि जिंदा रहने के लिए तो एक लिमिट में ही पैसा चाहिए ना। अंबानी कितना भी बिलियनर हो, लेकिन पैसा थोड़ी खर्च करता है सारा, अपनी इनकम का इतना सा परसेंट भी खर्च नहीं करता। तो एक जो अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन बन सकता है कि रिच, अमीर लोगों की प्रोपेंसिटी, देखो जी यहां लिख देता हूं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर प्रोपेंसिटी टू स्पेंड, खर्चा करने की जो परसेंटेज है वो रिच की लेस होती है और पुअर की ज्यादा होती है। पुअर की मोर होती है, रिच की लेस होती है। लेकिन तुम्हें दिख रहा है ना, ओवरऑल पैसा तो रिच ही ज्यादा खर्च करता है, क्योंकि इसका 1% 1 करोड़ हो गया इसका 1% तो 1 रुपया होगा ना। पीयूष कलाल कोई दिक्कत नहीं है, समझे। ये जो अदर फैक्टर्स दिए हुए हैं, इसके अंदर हमारा नेशनल इनकम भी हो गया। अब एक देख लो, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज, बस हो गया भाई, हो गया। कंज्यूमर क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है लोन, लोन यानी उधार। अब भाई अगर एक देश में लोन की फैसिलिटीज बहुत आसानी से मिल जाती हैं, है ना, क्रेडिट फैसिलिटी बहुत आसानी से मिल जाती है, तो कंज्यूमर लोन आसानी से ले लेगा। लोन ले लेगा तो डिमांड भी करेगा। तो क्रेडिट फैसिलिटी अगर इजी है तो डिमांड बढ़ जाएगी, क्रेडिट फैसिलिटी अगर इजी नहीं है तो डिमांड कम हो जाएगी। जैसे कि जब देश के अंदर आसानी से लोन मिल रहा है, वो ततैये भी आईफोन लेके घूम रहे हैं। जब लोन आसानी से नहीं मिल रहा तो फिर उनके वांदे पड़े हुए हैं, समझे। मतलब जो चीज अपनी औकात के अंदर नहीं है, लोन आसानी से मिलने पे हम उसको खरीद लेते हैं। कई बार होता है ऐसा। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी के साथ साथ इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट मतलब लोन लेने के बाद जो तुम्हें ब्याज देना पड़ता है। अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो तुम लोन नहीं लोगे, कम लोगे, तो फिर डिमांड भी कम करोगे, समझे इस बात को। अगर तुम्हें कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो तुम लोन ज्यादा ले लोगे, तो डिमांड बढ़ा दोगे। तो लोन लेना है या नहीं लेना वो डिपेंड करता है कि क्रेडिट फैसिलिटी बैंकों में किस तरीके की दे रखी है और इंटरेस्ट रेट किस लेवल का है। बच्चा बोल रहा है सर एक बारी एमसीक्यू करा दो। कराऊंगा भाई, कराऊंगा एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हो गया।
ठीक है, आ जाओ जी राज्य। मैंने बोला कि अदर फैक्टर्स चल रहे हैं, तो अदर फैक्टर में लास्ट वाला रह गया बस, है कहानी खत्म। कहानी खत्म होने वाली है, मजे आने वाले हैं। चलो जी, अगला है गवर्नमेंट पॉलिसी, और दिस इज द लास्ट फैक्टर, राइट। गवर्नमेंट पॉलिसी, इसको भी समझ लो जरा, लास्ट फैक्टर है भाई। गवर्नमेंट पॉलिसी, भाई साहब सरकार की पॉलिसी के 3 कंपोनेंट होते हैं मोटे मोटे। पहला टैक्स, दूसरा सब्सिडीज, और तीसरा बैन। बैन मतलब बंद, बैन मतलब रेस्ट्रिक्शन। आ गई कंप्लीट बैन वाली बात हो रही है। तो देखो जी, सरकार जब टैक्स बढ़ा देती है तो टैक्स बढ़ाने से माल महंगा हो जाता है, आइटम्स महंगे हो जाते हैं, है ना। टैक्स बढ़ाने से आइटम्स महंगे हो जाते हैं, उसकी डिमांड कम हो जाती है। लेकिन सरकार ने अगर टैक्स कम कर दिया तो आइटम सस्ते हो जाएंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। भाई टैक्स बढ़ जाएगा तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना परचेज करने के लिए। ओके, सब्सिडीज की बात कर लो उस्ताद। सब्सिडीज का मतलब फ्री फंड का पैसा सरकार दे रही है माल खरीदने के लिए। सब्सिडीज अगर सरकार ने बना दी तो माल सस्ता हो गया, डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर सब्सिडीज कम कर दी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। तो भैया टैक्स के साथ इनवर्स रिलेशन, सब्सिडीज के साथ पॉजिटिव रिलेशन है डिमांड का। लेकिन जब बैन कर दिया ना, सरकार ने बैन कर दिया, चरस नहीं बिकेगी, फिर कैसे डिमांड होगी, है ना। फिर तो डिमांड का मैटर ही नहीं होता। समझे या नहीं समझे उस्ताद? समझ गए ना। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है दोस्तों, व्हाट डिटरमाइंस डिमांड। और आप ये पता करना चाहते हो कि ये कहां पर है मॉड्यूल के अंदर, तो दोस्तों ये मॉड्यूल में मिलेगा आपको पेज नंबर 2.4 पे। कितने फैक्टर पढ़ाए हैं मॉड्यूल के हिसाब से, ये आपको दिखाई दे रहे हैं 6 फैक्टर हैं। लेकिन 6 नहीं है, 5 तो ये हो गए। छठा पॉपुलेशन है, 7वां एज डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, 8वां नेशनल इनकम है, ठीक है, 9वां कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी है, 10वां गवर्नमेंट पॉलिसी है। समझ रहे हो, ये 10 फैक्टर हो गए मेरे हिसाब से। और अब आप बोलोगे सर याद कैसे करूं? आपको याद करा दूं एक बारी, 1 मिनट लगेगा, याद भी कर लो भाई। देखो जी, प्राइस को लिखता हूं मैं पी, दूसरे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को लिखता हूं मैं आर। आर इसलिए लिख दिया क्योंकि आर है यहां पर। डिस्पोजेबल इनकम है, इनकम को लिख दिया आई। टेस्ट एंड प्रेफरेंस को लिख दिया मैंने टी, टेस्ट का टी ले लिया ना। और कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन में मैंने ले लिया ई, ठीक है। पॉपुलेशन का ले लिया पी, एज का ले लिया ए, कंज्यूमर का ले लिया सी, गवर्नमेंट का ले लिया जी। तो अब इनको उठा के बना दो कुछ ना कुछ ऐसी चीज जिससे तुम्हें कॉन्सेप्ट याद हो जाए। तो देखो जी, पहले ये टी पकड़ते हैं, ये लो जी। फिर ये आई पकड़ेंगे, ये लो जी। फिर ये पी पकड़ेंगे, ये लो जी। फिर एक और पी था पॉपुलेशन वाला, ये भी पकड़ लिया। फिर मैंने ई पकड़ा, ये लो जी। फिर मैंने आर पकड़ा, ये लो जी। अब ये ए को अलग से रहने दो, ये लो जी। फिर सीएनजी डलवाते हैं ना गाड़ी में, कंज्यूमर का सी, नेशनल का एन, गवर्नमेंट का जी, सीएनजी। तो ऐसे करके टिप्पर ए सीएनजी करके ये 10 फैक्टर तुम याद कर सकते हो। ये शॉर्ट मेमोरी ट्रिक है राजे, ऐसे करके याद कर लेना। 10 फैक्टर हैं, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन लो बच्चों, समझ में आएगा। तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, तो प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में 2 बातें हैं, एक सब्स्टिट्यूट है, एक कॉम्प्लीमेंट्री है। सब्स्टिट्यूट के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है। जब बात करेंगे इनकम की, तो इनकम की बात करने में एक नॉर्मल गुड्स आती है, एक इंफीरियर गुड्स आती है। फिर बीच में बात करनी थी लग्जरी और एसेंशियल गुड्स की भी, जो कि नॉर्मल गुड्स के अंदर ही है वैसे तो। 4 पॉइंट थे इसके अंदर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस जब पढ़ोगे तो आपको पढ़ाना पड़ेगा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट और वेबलेन इफेक्ट। जब कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन पढ़ोगे तो एक्सपेक्टेशन फ्यूचर से रिलेटेड होती है, फ्यूचर से रिलेटेड होती है। फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं आज डिमांड बढ़ा दूंगा। पॉपुलेशन में सिर्फ पॉपुलेशन का साइज देखना है, पॉपुलेशन ज्यादा है या कम है। एज डिस्ट्रीब्यूशन में देखना है बूढ़े जवान बच्चे कितने हैं। और नेशनल इनकम में पूरा देखना है, नेशनल इनकम ज्यादा है या कम है। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन में ये इवन है या अनइवन है। कंज्यूमर के क्रेडिट फैसिलिटी आसान है या मुश्किल है, और इंटरेस्ट रेट ज्यादा है या कम है।
गवर्नमेंट की पॉलिसी में 3 पॉइंट आएंगे, सरकार का टैक्स भी आएगा, सब्सिडी भी आएगा, और ये बैन भी कर देती है, कभी बार रेस्ट्रिक्शन भी आती है। सो दिस इज द समरी ऑफ टुडेज क्लास। और आज हमने फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड किए हैं, इसके अलावा जो भी टॉपिक्स रह गए हैं, मैं पढ़ाना तो और चाहता था, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, और बाकी सब बस। आपको लीडर बोर्ड दिखा देता हूं दोस्तों। लीडर बोर्ड में नंबर 1 पे माधव, फिर रुशील, फिर नीरव, फिर वंशिका, फिर अंबर, फिर अभिषेक, फिर ज्ञानेंद्र, फिर संदीप, फिर भूमि, फिर सुधांशु। दीज आर द टॉपर्स इन द टुडेज क्लास। ठीक है, कल क्या है? कल सैटरडे है। मैंने मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास रखी हुई है, सैटरडे को आपकी क्लास नहीं है। ठीक है, कल आपकी क्लास दोस्तों नहीं होगी। ठीक है, टेंशन मत लो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन। प्यार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, प्यार पूरा बच्चों का साथ में रहना चाहिए। हाँ, क्या करो, 5 में से 6 स्टार आ जाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। लव यू एवरीवन। ठीक है, तो डिमांड का चैप्टर एक बार स्टार्ट करा दिया है, इसको थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेना। कल मेरी क्लास का टाइम जो होता है, उस टाइम में थोड़ा सा रिवीजन पे ध्यान लगाना। ठीक है, और अब मंडे को मिलेंगे, 1 बजे मिलेंगे। तुम भी कहोगे सर आज तो तुमने पका दिया। पका दिया क्या मैंने यार? लव यू एवरीवन, लव यू। ठीक है दोस्त, बाय बाय, टाटा।